एपिसोड में हमने देखा था कि विल ने एल्फेलिया की मदद से उस मॉन्स्टर को काफी आसानी से डिफीट कर दिया और उसकी पावर देखने के बाद ना एक तरह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अभी आज के एपिसोड में इसके बाद में फिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी पूरे सिटी में देख रहा था और बोनी ना अभी अगेन सिटी को बनाने का काम करने लगता है और वो बताने लगता है कि ये काम बोनो से बढ़िया कोई नहीं कर सकता और वो बताता है कि काफी जल्दी शहर ना एकदम पहले की तरह हो जाएगा। तभी फिन को ना कोई इन्वेस्ट करके बुलाता है और ये सुन के बंदा काफी हैरान हो जाता है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसको पता लगता है कि वो आइरिस है और वो बताने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा बचोगी और वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझे उस नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है और वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है इस चीज का। और फिन भी कहता है कि मुझे पता था कि तू बिल्कुल भी नहीं बदली है। और तभी आइरिस कहने लगता है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तू ना विल को अकेला छोड़ दे और वो कहने लगता है कि अगर वो इसमें शामिल होने की कोशिश करेगा तो समय आगे बढ़ जाएगा और इसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। और तभी फिन कहने लगता है कि मेरे को तेरे से ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था और इसके बाद वो उससे पूछे लगता है कि तू मुझे पसंद तो नहीं करने लगी ना। और ये सुन के बंदी काफी ब्लश करने लगती है और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर ना ऐसे मजाक मस्ती करने लगता है इसके बाद और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। और इसके बाद ना फिन काफी ज्यादा चीजें अपने दिमाग में सोच रहा होता है और फाइनली में इसके बाद विल का सीन दिखाया जाता है और अभी बंदा सो के उठाता और सबसे पहले मिरर में ना अपने बाल देखने के लिए जाता है जो कि अभी पहले ब्लू वाले हो गए थे और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसके बाल के कलर क्यों चेंज हो गए थे अचानक से। और अभी वो सबसे पहले अपने कैट के पास जाता है और जहाँ पे रोशनी पहले बैठा करता था ना वो सबसे पहले वहाँ पे जाके बैठता है और सोचता है कि क्या रोशनी को पता चलेगा कि मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसके बाद वो रोशनी के चश्मे को देखने लगता है और काफी स्माइल करता है और बंदा अभी फाइनली अपने यूनिफॉर्म पहनता है और कहीं की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद में सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल जो होती है ना वो काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगती है और वो ये भी बताते हैं कि सिटी के अंदर काफी लोगों का पत्ता कट हो गया, काफी प्रोफेसर भी थे उसके अंदर और साथ ही काफी स्टूडेंट भी थे। और वो ये भी बताने लगता है कि बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम पीछे हट जाए। और वो बताती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि टावर अभी काफी ज्यादा खतरे में है और एक युद्ध हमने जीत लिया, इसका मतलब ये भी नहीं कि युद्ध अभी दोबारा नहीं हो सकता, क्या पता आगे हमें और भी काफी बैटल जीतने पड़े। इस स्कूल से यही उम्मीद किया जाता है कि हम आगे सभी चीजों की रक्षा करें। और वो बताने लगते हैं कि अभी हमें समारोह को स्टार्ट करना चाहिए। अभी प्रोफेसर की एंट्री होती है और वो बताने लगता है कि अभी 401 छात्र एक एक करके ना अपनी डिग्री को लेने वाले थे। बताते हैं कि मैं सभी का नाम लूंगा और एक एक करके स्टेज पे आना था और कुल मिला के अभी सभी स्टूडेंट को ना अपनी डिग्री मिलती रहती है और वो सभी काफी खुश होते रहते हैं। और फाइनली अभी बिल की बारी आती है और उसको भी ना उसका रिजल्ट मिल जाता है और वो ना व्हाइट हेयर प्रोफेसर की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देख के ना काफी स्माइल करता है। तभी एडवर्ड प्रोफेसर बताने लगता है कि अभी 250 प्लस छात्रों को उनका रिजल्ट मिल चुका है और वो सभी ना एक तरह से पास आउट कर चुके हैं। और अभी प्रिंसिपल की एंट्री फिर से होती है और वो बताने लगते हैं कि अभी उन लोगों की घोषणा स्टार्ट होगी जो कि अभी टावर पे चढ़ेंगे और उन सभी को ना दया की टोपी मिलेगी जो कि उन्हें टावर पे चढ़ने के लिए एकदम सक्षम बनाएगा। अभी मैं बंदों के नाम बताना स्टार्ट करता हूँ जिनमें विग्नल होता है, लिहाना होती है, श्योन होता है, जूलियस होता है। और ये लोग यार काफी डर गए थे उस फाइट के दौरान लेकिन उन सभी को जाने का मौका मिलता है। विग्नल के अलावा तो सभी डर ही गए थे मैक्सिमम और खासकर ये श्योन तो और भी ज्यादा रोने लगा था वहाँ पे। अगर आपने लास्ट एपिसोड वॉच किया अच्छे से तो और भी कुछ स्टूडेंट होते जो कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते और बेचारे विल का नाम अभी तो नहीं लिया जाता और बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और साथ ही प्रिंसिपल बताने लगते हैं कि ये सभी 49 छात्र काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इन सभी को टावर के ऊपर जाने का मौका मिलेगा। और विल जो था वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अल्फेरिया से ना इसके बाद काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। बट तभी प्रिंसिपल बताने लगता है कि एक और स्पेशल स्टूडेंट है और वो अपने आखिरी टाइम में ग्रेजुएशन के जितने भी कंडीशन थे आते आते उन सभी को पूरा कर दिया। और वो ना 2 तरीके बताते हैं जिस कारण आप ग्रेजुएट हो सकते हो, या तो 7200 पॉइंट को कंप्लीट करो या फिर आप एक नया अपना स्पेल क्रिएट करो। और उस स्टूडेंट ने अपना एक नया स्पेल क्रिएट करके काफी सारे लोगों की जान बचाई है, कुल मिला के सभी लोगों की जान बचाई थी, नहीं तो सभी का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता, ऑब्वियस सी बात है। और ये बातें सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिंसिपल ये भी बताने लगता है कि वो स्टूडेंट सच में काफी ज्यादा यूनिक है और वो मंत्र का नाम भी बताती है जिसका नाम करेज होता है। फाइनली अभी वो विल की तरफ देखना स्टार्ट करती है और लिटरली काफी प्यार से स्माइल करती है उसकी तरफ देखते हुए। लेकिन एडवर्ड इतना ज्यादा इविल कैरेक्टर होता है, लिटरली भाई मैंने उतना इविल कैरेक्टर आज तक नहीं देखा। वो बंदा वहाँ पे भी रुकावट डालने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसिपल सीधा अपना हाथ का इशारा देते हुए उसको चुप करवा देती है और कहने भी लगता है कि मुझे पता है कि काफी टीचरों को इससे आपत्ति होगा लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और प्रिंसिपल कहने लगता है कि अगर आपको लगता है कि उसका करेज स्पेल काफी कमाल का है तो आप सभी को तालियां बजाना चाहिए, मतलब कि बाकी स्टूडेंट को बोल रही होती है। और वो सभी भी भाई काफी ज्यादा मीन होते हैं, कोई भी ताली नहीं बजाता। और लिटरली मैं तो बस ये सोचता हूँ कि अगर विल नहीं होता तो सभी मारे जा चुके होते उस टाइम पे। बट वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि ताली बजाना स्टार्ट करता है और वो श्योन होता है और फिर कॉलेज बजाना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी दोस्त बजाना स्टार्ट करते हैं और कुल मिला के देखा जाए तो अभी धीरे धीरे वहाँ पे सभी लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली अभी जाके विल को उसकी कैप मिल गई थी और बंदा काफी ज्यादा ही सेटिस्फाई था। और व्हाइट हेयर प्रोफेसर तो
तो काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं इसके बाद एडवर्ड का, और कुल मिला के काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगता है। और इसके बाद में फिन का भी सीन दिखाया जाता है। कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा लालची हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू होराइजन की तरफ तलवार चलाने का टाइम आ चुका है अभी। और इसके बाद प्रिंसिपल बताने लगता है कि उन सभी छात्रों को ना ग्रीन जनरेशन का नाम दिया जाएगा, जो भी 50 छात्र टावर पे चढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे आने वाली सभी मुसीबतों को खत्म करेंगे। और वो प्रेयर करने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग स्वर्ग में पहुंचे और जितने भी राक्षस आएंगे उस सभी को खत्म करे। और इसके बाद रोशनी का सीन दिखाया जाता है हमें, जो कि काफी ज्यादा विल को बधाई दे रहा था। और मैं इतना आपको बता दूं, पहले मुझे नहीं पता था, बट रोशनी ना एल्फेरिया का एक रूप था। एल्फेरिया ने ना अपने एक क्लोन को ना विल के पास भेजा था ताकि वो उसको हमेशा देख सके। मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, बट अभी क्लियर हो चुका है। और अभी एल्फेरिया का हमें सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी काफी ज्यादा खुश थी। और वो बताने लगती है कि सच बताओ तो मैं विल का वेट काफी टाइम से कर रही थी, और अभी फाइनली मैं उसको देखने वाली हूँ। और इसके बाद बाकी के भी जादूगर दिखाए जाते हैं, जो कि अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पे। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विल और एल्फेरिया बात कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे एल्फेरिया बताने लगता है कि हमें ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि हम टावर पे जा सके। और विल को एक तरह से ना अपने ऊपर भरोसा नहीं था, वो इसके बारे में कहने भी लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी विल कहता है कि मुझे ना तुम्हारे पर काफी भरोसा है कि तुम टावर पे जा सकती हो। और एल्फेरिया ना अभी विल को धक्का देते हुए कहने लगते हैं, बट हम दोनों एक साथ जाएंगे टावर पे। और वो कहने भी लगते हैं कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तो मेरा जाने का कुछ भी फायदा नहीं है। और ये सुनने के बाद विल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ना काफी ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। और इसके बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों सोच रहे होते हैं कि 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। इसके बाद हमें सभी विजार्ड्स दिखाए जाते हैं, जो कि अपने नए नए आउटफिट्स पहन रखे थे, मतलब कि ट्राई कर रहे थे। और साथ ही एक बंदा ना उन सभी को पहना रहा था वो कपड़े, और बताने लगता है कि मेरे लिए काफी सम्मान की बात है, मुझे आप सभी को नए कपड़े पहनाने का मौका मिल रहा है, विजार्ड्स वाले कपड़े पहनाने का मौका मिल रहा है। और बाकी सभी लोग भी बात करने लगता है कि भाई तू ना सच में काफी कमाल के कपड़े डिजाइन करता है, कभी भी वो छोटे या फिर बड़े नहीं होते। और वो ना थोड़ी बहुत माफी भी मांगता है क्योंकि कपड़े लाने में टाइम हो गया था। और शॉन बताने लगता है कि तेरे को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो गया था कि सभी लोगों को बैकअप करने में काफी टाइम लग रहा है। बाकी लोग बिना कपड़ों की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। ये कपड़े ना उन्हें काफी हल्के लग रहे थे, और कलर वलर या फिर डिजाइन बोलो वो सभी भी काफी अच्छा था। और विग्नोल भी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और तभी कॉलेज जो होते हैं ना वो जूलियस के पास जाती है और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और तभी अचानक से जूलियस उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुझे मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। और कॉलेज सोचने लगता है कि वो लड़का ना मुझे एकदम पागल सा लगता है। और इसके बाद वो सभी लोग बात करने लगता है कि उन्हें ना किसी एल्फ द्वारा एक तरह से बुलाया गया है, जैसे कि फायर द्वारा या फिर वाटर द्वारा या फिर कुछ अलग द्वारा, समझ रहे हो ना आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये था कि जूलियस को ना किसी भी द्वारा नहीं बुलाया गया है। आखिरकार वो किसके अंदर ट्रेनिंग करने वाला था वो सब कुछ उसको नहीं पता था। और साथ ही में वही कपड़ा डिजाइन करने वाला बंदा बताने लगता है, और वो दुआ करने लगता है कि उन सभी के साथ ना काफी अच्छी विशेष रहे। और साथ ही अभी विग्नोल बोलने लगता है कि आखिरकार जूलियस कहाँ पे है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और कॉलेज बताने लगता है कि वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है और वो शायद किसी से मिलने के लिए गया होगा। और अभी हमें डॉर्फ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विल होता है और उसके लिए ना उसने एक नई तलवार क्रिएट किया था, और ये तलवार उसके पिछली तलवार से काफी बेटर था। मैं इतना आपको बता दूं, वो ये भी बताता है कि एक हद तक ना तलवार जादू को भी काट देगा और साथ ही कई मैजिक को भी क्रिएट करेगा तलवार। और वो ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और सच बताओ तो विल अभी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, और वो बताने लगता है कि तेरे लास्ट तलवार को भी हमें ढूंढना पड़ा था, और वो इसके लिए ना सॉरी बोलता है क्योंकि उसने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा था तलवार का। विल बताने लगता है कि मैं आप सभी के लिए काफी कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन डोनेट कहने लगता है कि तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे तलवार का जादूगर एक तरह से मानता हूँ, और तू बस समाज लिए आगे बढ़ियो और कुछ मत करियो। और ये सुनकर ना विल को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली अभी वो अपने सभी दोस्तों से जाके मिलता है जो कि उसका वेट कर रहे थे। और कुल मिला के अभी सभी लोग टावर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में क्लेयर का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो सारे दृश्य को देख रही होती है। और वो बताने लगते हैं कि यार तुम लोग ना मुझे ज्यादा परेशान मत करना, क्योंकि अभी कर्मचारी की संख्या ना काफी कम था, और सारी चीजें ना वही मैनेज करने वाली थी, वही लेके जाने वाली थी सभी को आगे। इसके बाद वो दरवाजे पे एक हाथ रखती है और कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम सब एकदम रेडी हो आगे जाने के लिए। और वो फाइनली कहते हैं कि स्वर्ग में तुम सभी का स्वागत है। और अभी फाइनली वो सभी ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही विल ना अभी रोशनी को याद करते हुए कहने लगता है कि भाई अगर तू नहीं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और अभी वो ना एल्फेरिया को काफी ज्यादा धन्यवाद करता है और उसका नाम लेते हुए ना उसकी तरफ जाने लगता है। और तभी वो लोग ना एक अंधेरे से कमरे के पास आ जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद वहाँ पे रोशनी भी आ जाता है। और अभी सभी लोग ना काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फर्श हिल रहा था या फिर छत हिल रहा था, कुछ इस टाइप की बातें करने लगते हैं। और अभी वो ना फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे, और स्टूडेंट तो वहाँ पे काफी ज्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि वो नजारा उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और साथ ही वहाँ पे एक तैरता हुआ कैसल भी था। वो चीज देखने के बाद एक लड़की तो और भी ज्यादा पागल हो जाती है, रोज नाम की। और वो कहने लगती है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे, ये टावर कैसे उड़ सकता है, मतलब ये कैसल कैसे उड़ सकता है। और क्लेयर बताने लगती है कि टावर की न केवल पहले मंजिल की सुविधा है, और इसके साथ वो और भी काफी ज्यादा चीजों के ऊपर बात करने लगती है। और जिनको केवल मान्यता प्राप्त होता है ना, केवल वही
इस टावर पे आ सकते हैं या फिर यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ तक आना भी कुल मिला के देखा जाए तो काफी बड़ी बात है। और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो तुम यहाँ पे भी रुक सकते हो या फिर ऊपर भी जा सकते हो। मतलब क्लियर एक तरफ को इशारा करते हुए बताने लगती है। वो बताने लगता है कि समारोह गृह में काफी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और लिहाना और विग्नोर काफी ज्यादा चीजों के ऊपर बातें करने लगते हैं। मतलब कि उस एरिया के काफी चीजों के ऊपर बातें करने लगते हैं। कॉलेज तो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और विल को ना कुछ चीजें दिखाने लगते हैं जहाँ पे उनकी तरह पहने हुए काफी ज्यादा लोग होते हैं, कपड़े पहने हुए काफी लोग होते हैं और साथ ही वो सब ना उस टाइम पे कुछ कर रहे होते हैं। और ये सारी देख के बंदी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है वहाँ पे। और वो लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अपने एक कदम ना और भी ज्यादा आगे बढ़ाते जाते हैं अपने सपने के। और तभी अचानक से कॉलेज को कुछ दिखाई देता है और काफी स्पीड में ना भागते हुए उधर को जाने लगती है। यहाँ ना भाग के जाने लगती है लेकिन कॉलेज उसको ना पकड़ के वापस लेके आती है। और विल कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि लिहाना को इतना ज्यादा खाने का शौक होगा। और विग्नोल बताने लगता है कि भाई जब तो उसको स्टार्टिंग में देखता है तो तू तो हैरान ही हो जाता। और तभी शॉन कहने लगता है कि तुझे ना इतना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सीरियस हो जा। विल कहने लगता है कि भाई तू क्या कहना चाहता है, मैं समझा नहीं। और अभी सभी जादूगर ना उसकी तरफ काफी गंदी तरीके से देखने लगते हैं। और जूलियस जो होता है ना वो भी सोचने लगता है कि क्या वो अब सच होने वाला है। बस वो इतना ही कहता है और सीन कट हो जाता है। और अभी वो सभी लोग ना एक काफी बड़े से कैसल की तरफ जाने लगते हैं, समारोह हॉल था वो एक तरह से। और वहाँ पे ना हमें एक और बंदा दिखाया जाता है और रोज जो होती है ना वो उस बंदे से ना काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगती है। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि तेरे को ना मेरी तरफ इस तरीके से घूरने की जरूरत नहीं है, काफी वियर्ड सा लग रहा है मुझे। और इसके बाद बाकी के में चारों जादूगर दिखाए जाते हैं जो कि उनकी तरफ देख रहे थे। एक यहाँ पे मिसिंग था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिरकार कौन मिसिंग था। और फनी बात तो ये था कि अपने लौंडे की नजर किसी के ऊपर भी नहीं होती, वो सिर्फ एल्फेरिया की तरफ देख रहा था। और वो ना काफी ज्यादा माफी मांग रहा होता है मनी मन में उससे, बट एल्फेरिया वहाँ पे उसकी तरफ नहीं देखती, वो थोड़ी उदास लगती है। और साथ ही कुल मिला के अभी उन सभी के बीच में ना थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जैसे क्लेयर के बीच में बातचीत होती है, क्लेयर बाकी विजार्ड्स के साथ बातचीत करती है, थोड़ा नोक झोंक वाली बातचीत होती है, मैं ये भी आपको बता दूं। और उन सभी की काफी ज्यादा बातचीत होती है। लेकिन तभी क्लेयर अभी मुद्दे पे आ जाती है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें गेम स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये सुनने के बाद विल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई अभी क्या होने वाला है। और इसके बाद क्लेयर बताने लगता है कि जितने भी बंदे ऊपर आए थे ना उन सभी को आशीर्वाद दिया गया था। और इसके बाद में सभी के बारे में बताने लगते हैं कि आखिरकार कौन किस गुट में गया, ग्रुप में गया था। जैसे कि श्योन का हमें काफी ऑब्वियस सा पता है कि वो फायर में जा सकता है, विग्नल जो होता है वो एल्फ वुड में जाता है और लिहाना जो होती है वो थंडर वुड में जाती है, कुछ इस टाइप से। और विल ने काफी ज्यादा हैरान होता है। विल के साथ में जूलियस पे काफी उदास दिखता है और विल ने एल्फेरिया की तरफ देखता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो बंदे को ना कोई भी रंग नहीं मिला था वहाँ पे। और अभी एल्फेरिया ना अपने कमरे में होती है और साथ ही उसकी जो मेड होती है ना वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, उसके ऊपर तकिया फेंक रही होती है, काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। और वो कहने लगता है कि तुमने कहा था कि वो ऊपर आएगा तो मैं उसको स्काउट कर सकती हूँ, और तुमने कहा था कि मैं नीचे उसके पास नहीं जा सकती, बट अभी तो वो ऊपर आ चुका है तो मैं अभी उसको स्काउट क्यों नहीं कर पा रही। और वो जो बंदी होती है ना वो कहने लगते हैं कि आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, आप बच्ची बिल्कुल भी नहीं हो। और साथ ही एल्फेरिया ने काफी ज्यादा लेटर्स को दिखाते हुए बताने लगते हैं कि इतने सारे लेटर्स थे जो कि उसने मेरी तरफ भेजे थे, बट मेरे पास एक भी लेटर नहीं आ पाए और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और सरसा कहने लगता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, मतलब कि ऊपर से मुझे ऑर्डर मिल रखा था। सरसा बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो एक तलवारबाज के ऊपर सभी को काफी ज्यादा संदेह था कि वो एक कैपेबल योद्धा बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता। और तभी एल्फेरिया ना उससे काफी ज्यादा सवाल जवाब करने लगती है, बट सभी के ना सिरसा मना करने लगती है, आंसर नहीं देती एक तरह से। और इसके बाद बताने लगती है कि अगर विल अपने आप को प्रूव कर पाए ना तो उसके बाद तुम उसको स्काउट कर सकती हो, ऐसा मुझे ऑर्डर मिला एक तरह से। और अगर उसके अंदर योग्यता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और टावर के अंदर ना पक्षपात जैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलता। इसके बारे में तुम्हें काफी अच्छी तरीके से पता है कि वो एक बाहरी व्यक्ति है और अगर उसको अपने आप को एक्सेप्ट करवाना है तो अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा। और तभी वो एल्फेरिया की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा क्या। स्टार्टिंग में तो एल्फेरिया कुछ नहीं कहती, बट उसके बाद कहने लगते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए सभी प्रॉब्लम्स को काफी आसानी से डॉज कर लेगा। और लिटरली तभी हमें पता लगता है कि भाई एल्फेरिया के पास ना अभी विल के काफी ज्यादा स्टफ टॉय थे और वो उन सभी को हक करते हुए ना विल को याद करने लगती है, मतलब कि उसको उसके पास जाना था बट वो ऐसा कर नहीं पाती उस टाइम पे। काफी ज्यादा स्टूडेंट के कपड़ों के तो कलर चेंज हो गए थे, लेकिन विल और जूलियस जैसे बंदे जो होते हैं ना उनके कपड़ों के कलर चेंज नहीं हुए थे। और ये चीज देखने के बाद अपने लौंडे भी ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार भाई ये उसके साथ चल क्या रहा है। केवल वही नहीं बल्कि उनके साथ और भी काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं जिनके कपड़ों के कलर चेंज नहीं होते। और अगेन मैं वही कहना चाहता हूँ, भाई बंदे को कितना साबित करना पड़ेगा, मतलब कि कितना चीज साबित करना पड़ेगा ताकि उसको बता सके कि भाई वो भी कुछ बंदा है। हर वक्त पे उसके साथ ऐसा क्यों होता है। और मेरे हिसाब से अगर उसके साथ ना हो तो वो मेन कैरेक्टर भी नहीं कहलाएगा। बट सच बताओ तो मैं जब भी
हिस्टोरिया देखते हो तो मुझे विल के लिए ना काफी बुरा लगता है यार अंदर से। और उन सभी को समझ में तो आता है नहीं कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। और इसके बाद सैरा ना सभी चीजों के बारे में बताना स्टार्ट करती है और वो बताने लगता है कि जिनको भी ब्लेसिंग ऑफ कलर मिल चुका है ना वही केवल टावर के अंदर एंटर कर सकते थे, टावर के टॉप पे जा सकते थे, और जिनको कलर नहीं मिला था ना उन्हें एक तरह से कलरलेस कहा जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो उनको बेकार स्टूडेंट कहा जाता है और उनको ना टावर के नीचे ही रहना पड़ेगा और साथ ही टावर के नीचे जो बड़े बड़े मैजिशियन है ना उनके साथ ट्रेनिंग लेना होगा ताकि वो सभी अपने आप को और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और उनको ना एक चांस भी मिलता है कि तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग मागिया वेंडर के सामने अपनी एबिलिटी को प्रूव कर पाते हो कि तुम कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तो तुम्हें ऊपर आने का मौका मिल सकता है। और उनके द्वारा ना उन्हें कलर भी मिल जाएगा और ब्लूविंग फेस्टिवल में ना यही उनका मेन पर्पस होता है। और ये चीजें सुनने के बाद अपने बंदों को ना थोड़ा तो हौसला मिलता है और तभी अचानक से उनके सामने ना एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब कि विल और बाकी लोगों के सामने। और सारा बताने लगता है कि अभी तुम्हें इन सभी मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा और साथ ही अपनी ताकत को प्रूव करना होगा। वो बात सुनने के बाद जूलियस ना बिल्कुल भी नहीं रुकता और सीधा अटैक्स करने के लिए ना अभी आगे बढ़ने लगता है। और जूलियस के साथ ना बाकी लोग भी ना अपने मैजिक का अटैक उसके ऊपर करने लगता है। बट फनी बात तो ये था कि उस मॉन्स्टर के ऊपर बिना मैजिक का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। और तभी क्रॉस बताने लगता है कि इन सभी को ना टावर के अंदर ही बनाया जाता है, इन सभी मॉन्स्टर को, और साथ ही इन्हें कुल मिला के गार्डियंस कहा जाता है। और इनकी पावर को कंपेयर किया जाए तो वो डेंजर के मिडिल लेवल पे जो हमें मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं ना उनके बराबर कहा जा सकता है। सच बताऊं तो अकेले इसको हराना एक तरह से इम्पॉसिबल है। और वो बताने लगता है कि इस मॉन्स्टर पे ना दो तरीके के सील काम करते हैं और वो एक तो मैजिक को रोकने का काम करता है और साथ ही उसको रिफिल करने का काम करता है। उसकी मदद से ना उनकी पावर्स और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट अपना जूलियस भाई कुछ कम थोड़ी ना, तो वो अपनी पावर्स की मदद से कह लो या फिर अपने आइस मैजिक की मदद से कह लो, दो मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से निपटा देता है। और ये चीज देख के टावर के जो बाकी के लोग होते हैं ना वो सभी भी काफी हैरान होते हैं उसकी पावर देखने के बाद। और अभी विल बिना काफी गौर से उस मॉन्स्टर की तरफ देखे जा रहा था, वो उसके मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। अभी विल बिना काफी बैडी तरीके से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और साथ ही मॉन्स्टर बिना उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बिल ना काफी आसानी से ना उसको एक के अटैक में काट के रख देता है, दो टुकड़ों में कर देता है। और ये चीजें देखने के बाद तो भाई बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये बंदा तो सच में काफी कमाल का है। और तभी विल नोटिस करता है कि उसकी तरफ ना और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे थे और वो सभी ना जूलियस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब कि विल के ऊपर। और वो ना उन सभी अटैक्स को ना काफी आसानी से डॉज किया जाता, काफी आसानी से बचे जा रहा था। और फिर इसके बाद में जूलियस का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना कुछ मॉन्स्टर के ऊपर अपने आइस मैजिक की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है और वो अटैक ना काफी तगड़े तरीके से उन मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है। बट तभी अचानक से कोई डिफरेंट सा चीज देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो आइस अटैक होता है ना वो अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेता है और डायरेक्शन चेंज करके ना विल की तरफ जाने लगता है और वो अटैक सीधा जाके विल को लगता है। और ये चीज देख के बाकी सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई चल के रहा है यहाँ पे। बट विल ना जूलियस को सॉरी कहने लगता है और कहता है कि भाई मैं थोड़े टाइम के लिए ना तेरा मैजिक तेरे से उधार ले रहा हूँ। और अभी हम देख पा रहे थे कि विल की जो तलवार थी ना वो आइस में कवर हो चुका था। और सच बताओ तो ये सभी चीजें ना एनिमेशन में काफी ज्यादा बैडेस्ट लगेगा। मैं इतना आपको बता दूं, मांगा में उतना कुछ पता नहीं चलेगा बट एनिमेशन में आपको काफी कमाल का लगेगा। और इसके बाद क्या ही कहना था, मतलब कि विल के आगे भी कौन टिक सकता था। और इसके बाद जितने भी ज़ोप्टोनिया उसकी तरफ आने लगता है ना सभी को काफी आसानी से खत्म करते जाता है। अपना बंदा भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे कोई भी नहीं बचा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैटल जीत चुका हूँ। और क्लेयर जो होते हैं वो तो और भी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोचने लगते हैं कि आखिरकार सभी ज़ोप्टोनियास कहाँ गए। और इसके बाद फाइनली जितने वहाँ पे माकी वेंटर्स होते हैं ना वो सभी अभी विल को भी कलर देना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद सारा बताने लगते हैं कि अगर एक बंदे को कोई ज्यादा लोग ब्लेसिंग देना, ज्यादा माकी वेंटर्स ब्लेसिंग दे, तो अभी कुल मिला के उस बंदे के पास ऑप्शन आता है कि आखिरकार वो किसको पिक करेगा, किसकी तरफ जाना चाहता है। क्योंकि उससे कुल मिला के सभी लोग वहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे थे। आपको पता है कि भाई एल्फी तो देगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कैरियट और जीनो बाकी लोग बिना उसको ब्लेसिंग दे रहे थे उस टाइम पे। और आपको भी पता है कि विल किसको चुनेगा, मतलब कि काफी टफ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई वो एल्फी को नहीं चुनेगा, वो शायद जीनो को चुन सकता है। मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है वो एल्फी को ही चुनेगा। और बंदा अभी काफी ज्यादा खुश था और बाकी लोग अभी काफी ज्यादा डाउट में आ गए थे कि आखिरकार वो किसको चुनने वाला है। देखा जाए तो वहाँ पे बिल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसको पता था कि उसको किसकी तरफ जाना है और वो फाइनली अभी उसका नाम बताने वाला होता है। वहाँ पे ना एल्फी को भी पता था कि आखिरकार बिल किसको पिक करेगा। बट फनी बात तो ये होता है कि तभी क्राउच बीच में आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम सभी को एक मिनट रुक जाना चाहिए। और वो वहाँ पे कुछ कहने वाला था। अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार रुकने के लिए किसने कहा था। और क्रेटोस होता है और वो कहने लगता है कि विल ने जिस पावर का इस्तेमाल किया था उसको हम एक तरह से मैजिक नहीं कह सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि विल ने टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था और इस कारण अभी वो टावर के ऊपर खड़ा है। बट इसके रीजन पे हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से फैक्शन में खड़े होने के लायक है। और ये सुनने के बाद एल्फी को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना सीधा खड़ी होती है और कहने लगती है कुछ कुछ। और बंदी सीधा कहने लगता है कि तुमने देखा नहीं क्या, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, ओ तुमने तो चश्मा लगा रखा है, विल ने स्पेल कास्ट किया था। वो बंदा कहने लगता है कि तुमने सही कहा, विल ने मैजिक का इस्तेमाल तो किया था लेकिन वो किसी और के मैजिक का इस्तेमाल किया था। और सच बताओ तो विल ना मुझे एकदम डॉर्फ की तरह लगता है जो कि केवल तलवार पकड़ सकता है और अटैक कर सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और लिटरली बंदा यही पे नहीं रुकता है, विल की ना और भी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। और सच बताओ तो मुझे इन सभी लोगों से ना काफी ज्यादा नफरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तभी एल्फ लीडर जो होती है एलिनिया,
वो भी कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो क्रेटोस की बात में दम तो है काफी ज्यादा, और बंदा ये भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बॉडी में हल्का सा भी मैजिक है ना तो तुम्हें उसको प्रूव करके दिखाना होगा। विल को बताने लगता है और तभी बंदा ना वहाँ पे चुटकी बजाता है और वहाँ पे ना हमें काफी ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलता है। और इसका अगले सीन में तभी अचानक से वहाँ पे ना काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये काफी वियर्ड से मॉन्स्टर थे, एक तरह से अर्थवर्म की तरह आप लोग ले सकते हो। और इसके बाद बंदा ना उन सभी कीड़ों के बारे में बताने लगता है कि इसको अभी मैंने क्रिएट किया है और ये ना डॉर्फ की ताकत को चेक करने के लिए बनाया गया है। और अभी क्रेटोस जो होता है ना वो एक हल्के से मैजिक का इस्तेमाल करता है, काफी कमजोर से मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो कीड़ा जो होता है ना काफी आसानी से मारा जाता है। और बंदा कहने लगता है कि मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया कि कीड़े कितने ज्यादा कमजोर है, एक हल्के से भी स्पेल से मारे जा सकते हैं। और अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम इन्हें किस तरीके से हराते हो, और अगर तुम्हें इन्हें हराने तो कुछ भी करके तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। और अभी अचानक से ना एक मॉन्स्टर ना विल के पीछे आ जाता है और विल ना उसके ऊपर अटैक करता है और उसको ना दो टुकड़ों में काटने वाला होता है। लेकिन तभी हमें काफी बेकार चीज देखने को मिलता है, मॉन्स्टर ना अपने आप रिपेयर हो जाता है, मतलब कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। और ये चीजें देखने के बाद ना भाई विल भी काफी हैरान हो जाता है। देखा जाए तो विल केवल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता था और वहां पे तो स्वॉर्ड का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था विल। और बंदा सोचने लगता है कि मेरे फिजिकल अटैक ना इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और साथ ही एल्फेरिया भी काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगते हैं कि अभी विल पता नहीं क्या करेगा। और क्लेयर जो थी ना वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और देखना चाहती थी कि आखिरकार विल अभी क्या करने वाला है। और कैरियोट भी ना अभी काफी एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि सच बताओ तो क्रेटोस ने ना सच में यहाँ पे काफी कमाल का काम किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बंदा क्या करता है, ये चश्मिश क्या करता है यहाँ पे। और इस बैटल के बाद ना इतना तो साबित हो जाएगा कि विल स्ट्रांग है या फिर नहीं है, इसके बारे में हमें काफी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। और वो बताने लगता है कि मैं एक मैजिक वेंडर होने के नाते कहना चाहता हूँ कि टावर जो है वो केवल मैजिक पे डिपेंड करता है और एक बंदा जो कि तलवार पकड़ता हो और मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता वो इस टावर पे आने के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। अभी विल का सीन दिखाया जाता है जो कि केवल उस मॉन्स्टर से ना बचने की कोशिश कर रहा था और साथ ही बंदे के दिमाग में केवल यही चल रहा था कि इसको ना केवल मेरे चक्कर में बनाया गया है, मुझे कैसे हराया जा सके ये केवल इसलिए बना गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको आर्टिफिशियली बनाया गया तो इसका कहीं ना कहीं तो कोर एरिया भी हमें देखने को मिलेगा। और विल सोचने लगता है कि अभी मुझे जल्दी से इसके कोर एरिया को ढूंढना पड़ेगा। और तभी अचानक से क्रेटोस कहने लगता है कि भाई सच में तू ना काफी ज्यादा मूर्ख है, मैं तुझे इतना बता दूं। और इसके बाद विल ना तलवार की मदद से ना उसकी बॉडी पे काफी खतरनाक सा अटैक करता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसका कोर पार्ट है, लेकिन क्रेटोस बताने लगता है कि ये जो कीड़ा है ना ये एक तरह से पानी की तरह बना हुआ है और इस टाइप के कीड़े के अंदर ना कोई भी कोर एरिया देखने को नहीं मिलता। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू टावर को ना कुछ ज्यादा कम लेने की कोशिश कर रहा है। और वो मॉन्स्टर के साथ ना विल अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पे। और अभी विल सबसे पहले अपनी तलवार को लेके ना पीछे हो जाता है और उसको इतना पता चल जाता है कि ये जो कीड़ा था ना अब ये बिजली का भी इस्तेमाल कर सकता था, मतलब कि करंट के झटके भी दे सकता था। अभी क्लेयर जो है ना वो उस कीड़े के बारे में बताने लगता है कि इनको डॉर्फ के कारण बनाया गया था। और सच बताओ तो टावर के क्रिएशन है मुझे हमेशा ही काफी ज्यादा एक्साइटेड भरे लगते हैं और ये देखने में सच में अलग ही लेवल का एंटरटेन करते हैं हमें। और अभी विल की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था और केवल विल नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी वहाँ पे। और उन सभी के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि अगर विल हमारी पावर्स का इस्तेमाल करे, हमारे मैजिक का इस्तेमाल करते, शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। और तभी वो ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि विल उसके मैजिक का इस्तेमाल कर सके उन सभी के मैजिक का। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे पानी का एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है और क्रेटोस बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज का काफी टाइम से वेट कर रहा था और मैं इतना बता दूं ये एक तरह से ट्रायल था, मैं विल को यहाँ पे चेक करना चाहता था। और अभी श्योन का सीन हमें दिखाया जाता है और पता नहीं क्यों बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहने लगता है कि भाई ये ट्रायल की तरह तो बिल्कुल भी कहीं से नजर नहीं आ रहा मुझे। और पता नहीं क्यों बंदा उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा था, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं श्योन अपने विल को पसंद तो नहीं करने लगा ना। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यार आप लोग। और इसके बाद अगेन में विल का सीन दिखाया जाता है और बंदा अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, केवल तो मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था। और जब भी बंदा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो भाई वो काफी आसानी से उसको मार तो देता है, लेकिन वो बॉडी ना काफी आसानी से रीजनरेट भी कर ले रहा था। और तभी अचानक से ना हमें काफी बड़ा सा धमाका वहाँ पे देखने को मिलता है और अगले सीन में विल ना हमें काफी दूर गिरा हुआ पड़ा मिलता है। वो धमाके के कारण बंदा काफी दूर जाके गिरा था और विल की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन इसके बाद भी बंदा हार नहीं मानना चाहता था वहाँ पे। और अभी क्रेटोस पे ना चुटकी बजाता है और वो जितने भी मॉन्स्टर थे ना वो सभी पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और साथ ही क्रेटोस बताने लगता है कि भाई मैंने पहले कहा था कि तू किसी काम का नहीं है, मतलब कि तू यहाँ पे केवल अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकता है, ना कि तू जादू का इस्तेमाल कर सकता है। और बिना जादू वाला बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। देखा जाए तो तू फैक्शन को ज्वाइन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और तुझे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इस टाइप की बातें कर रहा था, डायरेक्टली तो नहीं बोला था बट इस टाइप की बातें कर रहा था। और ये बातें सुनने के बाद अपना विल काफी ज्यादा घबरा जाता है, काफी ज्यादा डर जाता है। और क्रेटोस जो होता है ना अभी कहने लगता है कि विल तुम एकदम ही कलरलेस हो और उसको ना एकदम निचले स्तर पे भेज देता है टावर के। और विल तो काफी ज्यादा हैरान था, बंदे की जुबान से एक शब्द भी निकलने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। और साथ ही क्रेटोस बताने लगता है कि तुम जो वॉन्ड का इस्तेमाल करते हो, मतलब कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल इतने बढ़िया तरीके से करते हो, मैं सबसे पहले तो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूँ और इसके बारे में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और कैरियोट भी कहने लगता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तू ना 5 एलिमेंट की गुत्थी को जल्दी से सुलझाए। और सच बताओ तो मैं जानना चाहता हूँ तेरे मुझसे, मतलब कि तू काफी कमाल का बंदा है यार। सच बताओ तो अभी कैरियोट भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने की
कोशिश कर रहा था और उसकी बातें सुनने के बाद ना एल्फेरिया काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है वहाँ पे, और ये सारी चीजें ना कैरियोट भी नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि एल्फेरिया देख, मेरे को ना तेरे साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना। और एल्फेरिया भी कहने लगता है कि भाई तू किस टाइप की बातें कर रहा है, मतलब कि हम यहाँ पे किस लिए आए थे तुझे पता है ना, और तू आखिरकार क्या टॉपिक छेड़ रहा है यहाँ पे। और विल भी ना अभी काफी गौर से एल्फेरिया की तरफ देख रहा था क्योंकि बंदी काफी ज्यादा सीरियस थी उस टाइम पे। और तभी जीनो कहने लगता है कि भाई तुम लोग इतना ज्यादा उदास क्यों रहे, तुम्हारे पास काफी जल्दी एक और मौका मिलने वाला है। और ये बातें ना एक तरह से अपने लॉन्डे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और क्लियर ना अभी बताना स्टार्ट करते हैं सभी चीजों के बारे में। हर फेस्टिवल ना एक तरह से आधे सीजन के बाद होता है, लेकिन देखा जाए तो अभी फैक्शन को ना काफी ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है। तो इसके पीछे का रीजन तो आपको काफी अच्छी तरीके से पता है कि अभी काफी बंदों का पत्ता कट होता है, इस कारण अभी काफी ज्यादा न्यू मेंबर्स की जरूरत है। तो इस कारण ना वो इवेंट हमें एक हफ्ते बाद दोबारा देखने को मिलने वाले थे, और जो बंदे भी आज सिलेक्ट नहीं हो पाए थे ना वो सभी अगले हफ्ते दोबारा आ सकते हैं, उनको स्पेशली इनवाइट दिया जाएगा एक तरह से, और अगले हफ्ते दोबारा मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का। बट सच बताओ तो विल ना वहाँ पे कुछ कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया, मेरी इतनी ज्यादा मेहनत वो किसी काम नहीं आई, और आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे अगले हफ्ते भी। और माँ के वेंडर्स बिना अभी काफी ज्यादा वहाँ पे बातें करने लगता है, और जो लोग भी सिलेक्ट हो गए थे अभी उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, और देखा जाए तो विल के दोस्त वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और साथ ही अल्फेरिया बेचारी तो काफी ज्यादा उदास हो गई थी, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता वहाँ पे। और साथ ही क्रेटोस भी कहने लगता है कि भाई तुम लोगों को ना चले जाना चाहिए, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बाकी सभी स्टूडेंट को कह रहे थे, केवल विल को नहीं, और बाकी स्टूडेंट भी हमें दिखाया जाता है, और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा ही उदास हो रखे थे, मतलब कि काफी बंदे को वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया था, और उनमें से एक जूलियस भी था, और वो बंदा भी काफी खुश भी था और काफी उदास भी था क्योंकि अगले हफ्ते उसको दोबारा मौका मिलने वाला था, और अभी वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें कहने वाला था। लेकिन तभी विल की तरफ देखता है और विल ना काफी वियर्ड से हरकतें कर रहा था वहाँ पे, और वो पूछे लगता है कि भाई तू रो रहा है क्या, और विल कहने लगता है कि तुझे किसने कहा कि मैं रो रहा हूँ। और इसके बाद बताने लगता है कि सच बताओ तो कुछ भी यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी कर लूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार कोई ना कोई मेरे रास्ते के बीच में आ जाता है जो कि मुझे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है और मुझे पीछे खींचने की कोशिश करता है। बट सच बताओ तो जो भी लोग मुझे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं ना, मुझे उन सभी से ना काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चाहे मुझे दुनिया कितना भी पीछे धकेलने की कोशिश करे, मैं उन सभी को धक्का मारते हुए ना आगे जाने की कोशिश करूंगा और अपने आप को हमेशा प्रूव करके दिखाऊंगा। और इसके बाद में थंडर फ्रिक्शन का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक मेंबर होता है, मतलब कि जीनो का एक साथी था, और वो बताने लगता है कि भाई सच में काफी वियर्ड चीजें थी वहाँ पे। और जीनो कहने लगता है कि तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है, और वो कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि आप ना विल की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करोगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि आपको विल जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है। और जीनो कहने लगता है कि देख भाई इसके पीछे ना मेरा एक काफी बड़ा प्लान है, और वो बताने लगता है कि जब इंसान टूट जाता है ना तो उसके बाद जो उसके अंदर का पेन होता है ना वो उसको एक अलग ही लेवल की पावर देती है। और सच बताओ तो मुझे वो पावर देखने में काफी ज्यादा ही मजा आता है। सच बता रहा हूँ भाई, पांचों वेंडर में ना सबसे कमाल का बंदा मुझे जीनो ही लगता है, मतलब कि मैंने जब पहली नजर में देखा था ना मुझे तभी ये काफी पसंद आया था, मतलब कि मुझे वो सब मत समझना भाई, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग है इस कारण मुझे पसंद आया था। ऐसे तो मेरे लिए मेरी क्यूटी एल्फेरिया ही है, आप लोग अपना ओपिनियन देख लेना, अपना अपना देख लो भाई, आप सभी कॉलेज और सभी खुश रह सकते हो वैसे मेरे हिसाब से तो। और इसके अगले सीन में विल ना हमें फिर से किताबें पढ़ते हुए दिखाई देता है, और तभी अचानक से विल के पास कुछ बंदे आते हैं और वो कहने लगता है कि भाई तू पढ़ाई कर रहा है क्या, और क्या तू हमारे साथ डेंजर को क्लियर करने के लिए चल सकता है। और विल ना काफी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए, बट तभी वहाँ पे जूलियस आ जाता है और लिटरली वो ना विल के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तू पागल पागल है, तेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन सभी के ऊपर वेस्ट करने के लिए, और तुझे चुपचाप ना मेरे साथ बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए बस। और ये सुनने के बाद तो विल वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, और जूलियस कहने लगता है कि अभी तू डेंजर के बारे में छोड़ दे, क्योंकि तुझे पता है कि तू काफी आसानी से वो सारी चीजें क्लियर कर सकता है, तुझे केवल अभी इस चीज पे ध्यान देना है कि आखिरकार तू अपने मैजिक को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। और सच बताओ तो यहाँ पे केवल मैं हूँ जो कि तेरी हेल्प कर सकता है, वैसे पूरी तरीके से तो नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत तो कर ही सकता हूँ। और फनी बात है भाई, अब यहाँ पे ऐसी बातें सुनने वाला जो कि आप मुझे तो नहीं लगता कि कभी जूलियस कहेगा। और विल कहने लगता है कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि तू मेरी मदद करना चाहता है, बट तू किस तरीके से मेरी मदद करना चाहता है। और जूलियस पता है क्या कहता है कि भाई मैंने काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं तुझे एक इंसान की तरह या फिर एक जादूगर की तरह बिल्कुल भी नहीं मानता, और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दोस्त की तरह भी काम कर सकते हैं। हाँ लिटरली वो ये डायलॉग मारते हैं कि हम दोस्त की तरह भी काम कर सकते हैं। और जूलियस भी काफी प्यार से सारी बातें कह रहा था, और विल तो अलग ही लेवल पे पागल हो गया था कि भाई मैंने क्या सुन लिया, मैं कहीं नींद में तो नहीं हूँ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इस टाइप की हरकतें करने लगता है अपना विल। बट फनी बात है कि वही तो सोचू मैं आखिरकार जूलियस इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो कहने लगता है कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा मूर्ख है, इसको कैसे लगा कि एक टैलेंटलेस बंदा टावर के ऊपर जा सकता है। मैं तो यहाँ पे केवल एक्टिंग करूंगा कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, जिस कारण अल्फेरिया की नजर मेरे ऊपर जाए और वो मुझे अपनी टीम में सिलेक्ट कर ले, मतलब कि वो तो मेरे से इंप्रेस हो जाएगी ना कि मैं विल की मदद कर रहा हूँ। और अभी वो ना विल को काफी ज्यादा ज्ञान देता है कि हमें ना जल्दी से अभी ग्राउंड में चलना चाहिए, काफी काम है हमारे पास। और फाइनली वो ना ओपन ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पे विल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला था, और अभी विल एकदम रेडी हो गया था, और वो कहने लगता है कि भाई अभी तो एकदम रेडी हो और मुझे ये बता कि क्या करना है। और तब वो कहने लगता है कि सबसे पहले तो तुझे अपने मैजिक को ना फोकस करना पड़ेगा और एक जगह पे लाके ना उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जूलियस ना करके दिखाने लगता है, और वो ना एक स्पेल
को कास्ट करता है वो समनिंग स्पेल था। काफी सारे बर्ड्स या फिर बर्ड्स जैसे मॉन्स्टर आप एक तरह से कह सकते हो वहाँ पे समन हो जाते हैं और वो सभी गार्डियन काफी लो लेवल के थे और इसके अंदर ना काफी कम एनर्जी को डाला गया था। जूलियस से सारी बातें विल को बता रहा होता है और इन्हें ना सिंगल हिट से भी हराया जा सकता था या फिर लो लेवल मैजिक की भी मदद से हराया जा सकता था। और जूलियस बताने लगता है कि अभी सबसे पहले ना तुझे इन सभी का पत्ता कट करना है यहाँ पे। और वो कहने लगता है कि भाई तेरे को ना अपने स्पेल की मदद से ना इसको डिस्ट्रॉय करना है। और ये सुनने के बाद अपना विल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जूलियस बताने लगता है कि भाई तू 6 साल से अकेडमी में स्टडी कर रहा है बट तुझे पता है कि तू एक बेसिक सा स्पेल भी कास्ट नहीं कर पाता और आखिरकार तुझे दूसरों का स्पेल कास्ट करना है क्यों है। सबसे बढ़िया तो अपना स्पेल ही क्रिएट कर लेना। सबसे मजे की बात तो ये है। और विल सोचने लगता है कि भाई आखिरकार मैं कैसे कर सकता हूँ। और साथ ही जूलियस सोच रहा होता है कि वो अपना मैजिक तो खुद कर नहीं सकता और वो एक तरह से दूसरों के मैजिक के ऊपर डिपेंड होता है ताकि वो अपने स्पेल को और भी ज्यादा पावरफुल कर सके, अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल कर सके। और विल ना वहाँ पे कुछ कहने वाला था लेकिन जूलियस ना उसको चुप करवा देता है और कहने लगता है कि देख भाई जो तू बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुझे करने की जरूरत भी नहीं है और तुझे ना एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। और इसके बाद काफी तेज चिल्लाते हुए कहने लगता है कि भाई तेरे को ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या आखिरकार तू किस टाइप के मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, तुझे ये फर्क पड़ना चाहिए क्या आखिरकार तू वो कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है। और तुम्हें ये भी चेक करना होगा क्या आखिरकार तू मैजिक को कितने टाइम तक अपने अंदर रख सकता है और अगर तू एक मैजिक को लाइफ टाइम के लिए अपने अंदर रख सकता है तो सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है ये तेरा एक तरीके का मैजिक होगा। और वो ना मैजिक पावर के बारे में काफी कुछ बताने लगता है जैसे कि अगर तू जितना कम मैजिक का इस्तेमाल करेगा ना तो उतना ज्यादा टाइम तक अपने अंदर मैजिक को रख सकता है स्टोर करके। और वो एग्जांपल भी देता है कि भाई अगर तू मैजिक का काफी कम इस्तेमाल करेगा ना तो काफी लंबे टाइम तक मैजिक को रख सकता है, मतलब कि सोते टाइम भी तेरे अंदर मैजिक होगा एक तरह से। बट सबसे मेन मुद्दा यह है कि तुझे सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि तू मैजिक के आउटपुट को कैसे बढ़ा सकता है या फिर कैसे उसे घटा सकता है। जब बैटल का टाइम हो, काफी ज्यादा सीरियस माहौल हो तो तुझे अपने आउटपुट को ना काफी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए और जब माहौल काफी ज्यादा घट जाए तो तुझे अपने आउटपुट को ना कम कर देना चाहिए, मतलब कि क्यों ही मैजिक का इस्तेमाल करना बेमतलब के टाइम में। मैं तुझे बता दूं कि अगर तू ऐसा कर पाएगा तो वही तेरा मैजिक कहलाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद विल भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखों पे ना एक अलग ही चमकता है कि भाई सच में ऐसा कर सकता है शायद। और वो बताने लगता है कि नेक्स्ट ब्लॉसम में तुझे करना क्या है, तुझे अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके रखना है और तुझे एक छोटा सा हिट करना है, मैजिक का एक छोटा सा हिट करना है और उस कारण भी तो उस मॉन्स्टर को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो ये सारी बातें ना काफी आराम से बता रहा था बट तभी अचानक से बंदा काफी देर चिल्लाने लगता है और कहता है कि भाई तू पागल पागल है कि तुझे पता है कि अभी हमारे पास केवल एक ही हफ्ता बाकी है और अभी हमें काफी कुछ करना है। और इसके बाद बताने लगता है वर्कआउट के बारे में कि सबसे पहले हमें वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी विल के दिमाग में ना काफी ज्यादा चीजें चलने लगता है जूलियस के बारे में और साथ ही गार्डियंस को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उन सभी चीजों के बारे में। और जूलियस ने ये भी बताने लगता है कि स्कूल के टॉप 3 छात्रों में ना मैं तुम्हारा भी एक नाम मानता हूँ एक तरह से। ये सुनने के बाद विल ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको ना धन्यवाद करने लगता है। और सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि विल ना काफी ज्यादा भोला और काफी प्यारा सा कैरेक्टर है यार सच बताओ तो। और कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे जूलियस ना उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने उसको बता दिया कि भाई तू ना टॉप 3 में डिजर्व करता है लेकिन वो अभी तक सिलेक्ट भी नहीं हुआ था एक तरह से फैक्शन के अंदर। और वो अपने लिए भी काफी ज्यादा परेशान था कि वो भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ था ना और काफी चिल्लाने लगता है वहाँ पे। और अभी ना हमें एल्फी का सीन दिखाया जाता है और उसकी सर्वेंट ना उसको कहने लगते हैं कि आपने जूलियस को अपना ब्लेसिंग क्यों नहीं दिया। और फनी बात तो ये थी कि एल्फेरिया ने ना उसको जानबूझ के ऐसा नहीं किया था क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा अपने विल को काफी ज्यादा परेशान किया करता था और एल्फेरिया से ना ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता था। और कुल मिला के देखा जाए तो उसने वहाँ पे केवल विल का बदला लिया था। और उसकी मेट कहने लगती है कि यहाँ पे पर्सनल होना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस टाइप की हरकतें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वो कहने लगते हैं कि आप इस तरीके से किसी टैलेंट को बर्बाद नहीं कर सकते। और अभी एल्फेरिया ना टॉपिक चेंज करने का सोचती है और विल के बारे में पूछने लगती है कि आखिरकार उसका क्या हुआ, बट उसके बारे में क्या ही बात कर सकते थे, सभी को पता था कि बंदा भी काफी ज्यादा उदास होगा। और तभी एल्फी पूछने लगते हैं कि आखिरकार एरन इसके बारे में क्या सोचते हैं। और आइरिस बताने लगते हैं कि सच बताओ तो एरन को भी ना ज्यादा उम्मीदें नहीं है और सिंपल सा उनका कहना यह है कि स्वॉर्ड ना कभी भी वॉन्ड की जगह नहीं ले सकती है। बट देखा जाए तो बंदा अगर अपने आप को प्रूव कर देगा तो उसको एक्सेप्ट करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पे सब लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए एकदम तैयार थे, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा उसके लिए। और तभी आइरिस कहने लगता है कि अगर विल का टावर के अंदर कुछ नहीं होगा ना तो उसको मैं अपने अंदर रख लूंगी। और वो बताने लगता है कि मैं अभी तो एक वॉचर हूं ना देखा जाए तो। और ये सुनने के बाद अपनी एल्फी ना काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगती है और कहते हैं कि तुझे ना ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब तो तेरा एक सपना है क्योंकि विल तो केवल मेरा है। और देखा जाए तो वहाँ पे अपनी आइरिस भी ना थोड़ा एल्फी को ना मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बेचारी काफी उदास हो गई थी विल के कारण। इसके बाद हमें विल और जूलियस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियस ने विल को प्रैक्टिस करवा रहा था और वो ना काफी ज्यादा मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो ना काफी गुस्से में कहने भी लगता है कि भाई तूने केवल मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तू मेरी एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे तेरे अंदर बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। और विल भी बताने लगता है कि भाई मुझे माफ करिए, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं बट मैं तेरी एनर्जी को ना कुछ ही सेकंड तक अपनी बॉडी में होल्ड करके रख पा रहा हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से करते रहना तो मैं केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ फिर। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले इसके ऊपर ना नॉलेज गेन करना चाहिए, उसके बाद ही
कुछ और करना चाहिए। जूलियस बताने लगता है कि एकेडमी में किसी भी किताब के अंदर ना इस पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और मुझे ऐसा लगा था कि वॉगनर को इसके बारे में पता होगा, बट उन्हें भी कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। और तभी विल कहने लगता है कि हम हाई मेजिस या फिर किसी और लोगों से भी तो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर सकते हैं ना। और जूलियस कहने लगता है कि भाई तू जो बातें कर रहा है ना वो मैंने ऑलरेडी ट्राई करके देख लिया। और वो बताने लगता है कि उसने अपना काफी ज्यादा क्लोन बनाया था और काफी लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद फिर उसने लाइब्रेरी में भी चेक करने की कोशिश की थी, बट उसको कुछ भी पता नहीं चला। और ये सुनने के बाद ना विल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो उसकी मदद करना चाहता है इस बात पे नहीं, बल्कि इस बात पे कि वो इतने दूर से भी अपने क्लोन्स को कंट्रोल कर सकता है। और फिर वो पूछे लगता है कि भाई तू मुझे ये बता कि आखिरकार तू मेरी मदद क्यों कर रहा है। और जूलियस भी काफी गुस्से में कहने लगता है कि मैं अपने क्लोन्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास केवल एक ही वीक बचा हुआ है और बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद एल्फी मुझे बिल्कुल भी ना चुने। और वो इसके बारे में बताने भी लगता है कि मैं तेरी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैं अपनी मदद कर रहा हूँ। और इसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा काम है हमेशा टॉप पे रहने का। और वो बताने लगता है कि मैं तेरी मदद नहीं कर रहा बल्कि मैंने तुझे एक प्रॉमिस किया है। नोबल कभी भी अपना प्रॉमिस करता है तो वो उसको पूरा करके रहते हैं, उसको पूरा निभाते हैं। तो ये सुनने के बाद विल भी ना काफी हैरान हो जाता है और साथ ही बताने लगता है कि भाई तू सच में काफी प्यारा इंसान है, मतलब एक काइंड इंसान कहता है। और ये सुनने के बाद अपना जूलियस भी काफी हैरान हो जाता है। और तभी विल ना काइंडनेस के बाकी टाइप्स के बारे में बताने लगता है, जैसे कि वो कॉलेट के बारे में बताने लगता है कि वो मेरी मदद करके अपनी काइंडनेस शो करने की कोशिश करती है। तो व्हाइट प्रोफेसर जो कि उसको डांट के हमेशा अपनी काइंडनेस शो करते थे और शॉन के भी काइंडनेस शो करने का ना काफी कमाल का तरीका है। और सच बताओ तो ये सभी मुझे काफी प्यारे हैं। काफी प्यार से बिल बताने लगता है कि भाई मुझे अभी तेरे काइंडनेस नेचर के बारे में भी पता चल गया। और ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों जूलियस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको ना एक लेडी की याद आने लगती है। और वो लेडी भी बताने लगती है कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा दयालु हो। और ये सुनने के बाद जूलियस ना थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि भाई मुझे कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और विल भी ना काफी अच्छे तरीके से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। और जूलियस सोचने लगता है कि मुझे काइंड बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार मैं किस टाइप का इंसान हूँ। और इसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियस एक जगह पे बैठा था और तभी एक लड़की उसके पास आती है और वो कहने लगती है कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा दयालु इंसान हो। और जूलियस बताने लगता है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं गरीब लोगों या फिर कमजोर लोगों की मदद करूँ। और वो पूछे लगता है कि अगर मैं दयालुपन दिखाते रहा तो क्या मुझे सभी पसंद करेंगे। और लड़की कहते हैं कि आपने सही कहा, आपको सभी काफी ज्यादा पसंद करेंगे। और तभी जूलियस बताने लगता है कि उसने मुझे झूठ कहा था क्योंकि अगर मैं इतना ही प्यारा होता तो वो मुझे छोड़ के कभी क्यों जाती, वो आखिरकार किसी और के साथ शादी क्यों कर ली। मतलब कि वही आपको पता हो गया बच्चे में इसको प्यार हो गया होगा उस लेडी के साथ और आपको इतना भी पता चल रहा होगा कि मे भी वो उसकी सर्वेंट हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकती है। एनिमेशन में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और बंदा भी प्रेजेंट में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार वो मेरे काइंडनेस के बारे में कैसे बात कर सकता है। और काइंड वाला जूलियस काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है और अगर वो दोबारा जिंदा होने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पत्ता दोबारा से कट कर दूंगा। और इसके बाद क्रेटोस का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि अपना काम अभी तक कंटिन्यू है और जो मेरा मैसेज है ना वो कलरलेस लोगों के पास सेंड कर दो। और उसका साथी ना उसकी बातें काफी गौर से सुन रहा था वहाँ पे। और जूलियस ना चलते चलते अभी काफी वियर्ड सी जगह पे आ गया था और उसको ऐसा लगता है कि शायद वो किसी डेंजन के अंदर आ चुका है। बट तभी अचानक से उसके ऊपर ना काफी ज्यादा अटैक्स होने लगते हैं। बट जूलियस भी अपना कोई कम नहीं था, काफी आसानी से वो सभी अटैक से बच जाता है। और जूलियस सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाई मेजिस है और वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है जो भी हमारे प्लेग्राउंड में एंजॉय करने की कोशिश करे उन सभी का ध्यान रखा जाए। और वो बंदा बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी को ट्रेनिंग करना बंद कर देना चाहिए। और जूलियस भी कहने लगता है कि भाई तुम्हें ट्रेनिंग करने नहीं देना चाहता क्या। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या, तुम ये सोच रहे हो कि हमारे वजह से तुम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाओगे और आखिरकार तुम लोग किस टाइप के मेजिस हो। और इसके बाद वो सभी ना काफी ज्यादा अटैक जूलियस के ऊपर करने लगता है और तभी बताने लगता है कि तुम आखिरकार हमारे बारे में क्या ही जानते हो, हम काफी टाइम से इस टावर के अंदर रह रहे हैं और अभी तक हमें कोई कलर नहीं मिला है। और बंदे बात करने लगता है कि हम ना इस तरीके से कलरलेस होकर इस टावर में और अपनी लाइफ को नहीं बिता सकते। और साथ ही बताने लगता है कि हमें क्रेटोस ने कहा था कि अगर हम तुम सभी का पता कट कर दे तो हमें कलरलेस रहने की जरूरत नहीं है, हम सभी को कुछ ना कुछ कलर मिल जाएगा। और अभी वो बंदे लोग ना जूलियस के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहे थे और जूलियस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और साथ ही बंदा इतने टाइम से क्लोन अटैक का भी इस्तेमाल कर रहा था और विल को भी ट्रेनिंग देने में उसने अपनी काफी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर दिया, इस कारण वो अच्छी तरीके से भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और वो बात करने लगता है कि अभी मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता। और इसके बाद वो ना बाकी बंदों के बारे में बताने लगता है और देखा जाए तो वहाँ पे सभी मैक्सिमम लोग ना उसके जूनियर थे और वो सभी एक तरह से जूलियस से स्टार्टिंग से काफी ज्यादा जला कर देते क्योंकि आपको पता है ना कि रॉयल ब्लड थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, इस कारण बाकी जो लोग होते हैं वो थोड़ा नफरत करते हैं रॉयल ब्लड से। तो कुछ वही वाला सीन था वहाँ पे। और जूलियस बताने लगता है कि तुम लोग नए स्पेल को क्रिएट करके टावर के ऊपर तो आ गए, बट सच बताओ तो ये चीजें यहाँ पे काम नहीं करता, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और मुझे काफी हंसी आ रहा है कि तुम तीनों मिलकर मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग हमेशा कलरलेस ही रह जाओगे और यहीं पे तुम सभी का पत्ता कट हो जाएगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि तेरे को बकवास करने की जरूरत नहीं है, तेरे को भी तो किसी ने सिलेक्ट नहीं किया ना। और जूलियस कहने लगता है कि भाई तू थोड़ा पागल है क्या, मतलब कि तू पता भी है तू किससे बात कर रहा है
आखिरकार, और तुझे पता नहीं कि आखिरकार मैं आगे जाके कितना ग्रेट मेज बनूंगा और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और लिटरली बंदा एल्फी का एग्जांपल देता है कि मुझे उसकी तरह काफी ग्रेट मेज बनना है और साथ ही मेरे रास्ते में जो भी आने की कोशिश करेगा मैं सभी को क्रश करते हुए जाऊंगा। और वो सभी बात करने लगता है कि भाई तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरा पत्ता अभी यहाँ पे कट होने वाला है। और इसके बाद वो तीनों ना अगेन उसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक करता है और ऐसा लगता है कि भाई अभी जूलियस का पत्ता वहाँ पे कट होने वाला है क्योंकि वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे विल की एंट्री हो जाती है और वो ना जैसे तैसे करके वहाँ पे जूलियस को बचा लेता है और उससे पूछे लगता है कि भाई तू ठीक तो है ना। और विल बताने लगता है कि मेरे ऊपर भी कुछ लोगों ने अटैक किया था और मुझे ऐसा लगा कि तेरे ऊपर भी कुछ लोगों ने अटैक किया होगा। और जूलियस भी ना काफी गुस्से में कहने लगता है कि भाई तू थोड़ा पागल है क्या, आखिरकार तू मेरी मदद क्यों कर रहा है, तूने इसी तरीके से डेंजन में भी मेरी मदद की थी और तुझे पता है ना कि मैंने फेस्टिवल में तेरे साथ क्या किया था और उसके बाद भी तू मेरी मदद करना चाहता है, तू सच में काफी बड़ा मूर्ख इंसान है। और तभी विल कहने लगता है कि भाई तू ना काफी भोला इंसान है, काफी हंसते हुए बताने लगता है कि मैं उन सभी के साथ काइंड रहने की कोशिश करता हूँ जो कि हमेशा मेरे साथ काइंड रहने की कोशिश करता है, हमेशा नहीं बल्कि कभी कभार भी रहने की कोशिश करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद विल को ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब कि जूलियस को, और इस बार उसकी औकात दिखा देता है। और जूलियस बताने लगता है कि भाई तेरे को पता है कि मैं तेरे से ना काफी ज्यादा नफरत करता हूँ और इस बार ये जो नफरत बोल रहा था ना ये थोड़ा फनी वे में बोल रहा था, ऐसे खतरनाक वे में नहीं बोल रहा था, सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा था बंदा एक तरह से। और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए और वो लोग सोचते हैं कि हमें दोनों का पत्ता यहाँ पे एक साथ कट कर देना चाहिए। और तभी विल कहने लगता है कि जूलियस भाई तेरे को ना मेरे पीछे रहना चाहिए और जूलियस कहने लगता है कि तू मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है क्या। और तभी अचानक से वो तीनों बंदे ना अभी जूलियस के ऊपर अटैक करते हैं, मतलब कि विल के ऊपर, लेकिन तभी अचानक से वो अटैक ना वहाँ पे गायब हो जाता है। और ये चीज देख के ना बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये अटैक किसने किया। और वहाँ पे ना एक विच दिखाई जाती है, विच बोलो या फिर जादूगरनी बोलो, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तो जादूगर ही थे एक तरह से। और सच बताओ तो ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी देखने में। और वो ना वहाँ पे धन्यवाद करने लगते हैं अपने दोनों लॉन्डो को और बताते हैं कि इतना कमाल का फाइट देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और वो ना अपना नाम भी बताती है और मैं आगे आपको नाम बता दूंगा। और वो बताने लगते हैं कि अभी मुझे तुम दोनों को कुछ देना पड़ेगा इसके बदले। और वो दोनों भी बात करने लगते हैं कि मैंने ये नाम तो कहीं ना कहीं सुना है। और तभी बताने लगता है कि शायद अकेडमी के 7 अजूबों में से एक है। और बंदे बात करने लगते हैं कि रात के टाइम पे आती है और जो कमाल के जादूगर होते हैं ना उनको उठा के ले जाती है और साथ ही अपनी जगह पे ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनका इस्तेमाल करती है। और वो कहने लगते हैं कि तुम लोगों को ना इन सभी बातों पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, ये रूमर्स ना वही तीनों बंदे फैला रहे थे। और वो विच बताने लगते हैं कि तुम लोगों को इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं केवल उन लोगों को सिलेक्ट करती हूँ जिनके अंदर मुझे खास टैलेंट दिखाई देता है और उसके बाद मैं उन सभी को काफी अच्छी वाली ट्रेनिंग देती हूँ जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और विलन काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम सच में हमें ट्रेनिंग देने वाली हो। और वो बंदी बताने लगता है कि मैं तुम दोनों पे ना काफी लंबे टाइम से नजर रख रखी थी और अभी तुमने मुझे काफी ज्यादा खुश कर दिया है। और जूलियस भी ना अभी काफी हैरान हो गया था और सोचे लगता है कि ये मेरे ऊपर इतने टाइम से नजर रख रखी थी और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फनी बात तो ये था कि वो अचानक से उन दोनों के पास आती है और उनको उठाती है और वहां से लेके चले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बताऊंगी। उसका स्पीड ना काफी ज्यादा था, मैं ये आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। और अभी वो सभी लोग ना एक दरवाजे के पास आ गए थे और वहाँ पे ना वो उन दोनों को ना वेलकम करने लगती है। और अभी वो लोग ना घर के अंदर आ गए थे और भाई वो विच काफी ज्यादा कमाल की थी, टेबल पे ना काफी ज्यादा खाना रख देती है और बताने लगता है कि अभी तुम्हें जो भी चीजें खाना है तुम वो खा सकते हो। और जूलियस भी काफी गुस्से में कहने लगता है कि मैं तुम जैसे विच के ऊपर आखिरकार कैसे भरोसा कर सकता हूँ। और फनी बात तो ये था कि वो और भी आगे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन तभी वो विल को देखता है और विल तो काफी मजे में वहाँ पे खाना खाने भी लगा था। और मैं बता रहा हूँ ना भाई ये सच में ये काफी भोला इंसान है यार, सच बताओ तो आजकल की दुनिया में होता ना तो इसको बंदे बेच देते, मतलब कि इतना ज्यादा प्यारा इंसान है ये। और जूलियस पूछे लगता है कि आखिरकार ये किस टाइप की जगह है और वो विच बताने लगते हैं कि ये ना मेरा एक सीक्रेट प्लेस है। और वो विच बताने लगता है कि क्लेयर को भी ना उसी ने ट्रेन किया है। और अभी उन दोनों को पता चल गया था कि भाई सच में टीचर फिर काफी कमाल की होगी। वैसे देखा जाए तो क्लेयर काफी बकवास लड़की है, हद से ज्यादा बकवास करती है, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जूलियस पूछे लगता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या और तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो। और विल कहने लगता है कि भाई तू पागल है क्या, उसने हमारी मदद की है और साथ ही वो अभी हमें ट्रेनिंग देगी तो काफी बढ़िया बात नहीं है, तो उसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। और जूलियस बताने लगता है कि भाई यही रीजन है जिस कारण मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और बताता है कि वो एक असैसन है जो कि आगे जाने के बाद हमारा पत्ता कट कर देगी। और तू ये आखिरकार बता एक पावरफुल मेज हमारी क्यों ही मदद करेगी। और जो इसके बारे में रूमर है ना वो सभी एकदम सही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अभी हमारे पर एक्सपेरिमेंट करने वाली है। और वो ना उससे काफी गुस्से में इसके बारे में पूछे लगता है। और वो बताने लगता है कि इस तरीके से शक करना ना ये एक ग्रेट मैजिशियन की निशानी है और तुम सच में काफी कमाल के मैजिशियन बनोगे। और इसके बाद वो ना वहाँ पे कुछ दिखाने लगती है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा पोर्टल्स ओपन हो गए थे और ये चीज देख के अपने दोनों लौंडे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और साथ ही जूलियस बताने लगता है कि ये तो सभी सिंबल्स एक तरह से, मतलब कि वहाँ पे सभी एलिमेंट्स के सिंबल दिखाई दे रहे थे। और वो विच भी बताने लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को 1 सेकंड में यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ, बट सच बताओ तो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती। मेरा इरादा केवल यही है कि मैं तुम दोनों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और सच बताओ तो तुम दोनों मेरा इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके बाद तभी जूलियस कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ
बताओ कि तुम विश के बारे में आखिरकार क्या जानती हो। और वो बताते हैं कि वो एक कमांड की तरह है और मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ। और वो बताने लगता है कि मैं तुम दोनों के पास इसलिए आई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को मेरी जरूरत है और साथ ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो एक और रीजन बताती है और दूसरा रीजन ये होता है कि उसको ये भी पता है कि टावर पे कोई बंदा है जो कि उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है उन दोनों को। और विल बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इसके बारे में पता है। और इसके बाद हमें टावर के ऊपर ना कैसल पे बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि बताने लगता है कि मैं विल के बारे में कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं चल रहा और साथ ही जूलियस का भी ना कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। और क्रेटोस काफी गुस्से में कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उन दोनों को जल्दी से ढूंढो, उसका पत्ता कट करो और कुछ भी करो बट तुम्हें जल्दी से उन दोनों को ढूंढना होगा। और क्रेटोस बताने लगता है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज उन सभी के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगने दे सकता और सच बताओ तो विल का सही इस्तेमाल केवल मैं ही कर सकता हूँ। जिस तरीके से मेस स्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है मुझे नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैसे क्लियर किया बट सच बताओ तो इसके अंदर काफी ज्यादा ही पावर है। मास प्रोडक्शन पावर एक ऐसी चीज है इसके द्वारा अब किसी भी मैच के अंदर कोई पावर ना हो लेकिन हम उसे भी काफी ज्यादा कमाल का बना सकते हैं। और सच बताओ तो यही वो चीज है जो कि मैजिकल वर्ल्ड को चाहिए इस टाइम पे। रियल पावर हमेशा नंबरों में और एफिशिएंसी में होती है और सच बताओ तो नंबर काफी ज्यादा ही मैटर करते हैं। और इसके बाद वो बाहरी दुनिया के बीस्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि अगर वो बीस्ट कभी भी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी उसका सामना नहीं कर सकते या फिर जो उनके 5 मेजेस है ना वो भी कभी भी उनका सामना नहीं कर सकते। इस कारण इनको एक ऐसे सुपर बीस्ट की जरूरत है जो कि उस बीस्ट को हराने में इनकी मदद कर सके। और सच बताओ तो सभी में इसके लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो विश की पावर को एक्टिवेट करे। और सच बताओ तो ये हम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर सभी लोग ऐसा कर लेते हैं तो हम अपने प्राइम लेवल पे पहुंच सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो अभी सभी मेजेस अपने विश की पावर्स को एक्टिवेट कर लेना तो वो लोग अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच सकते हैं। और यही वो रीजन है जिस कारण उसको विल की बॉडी चाहिए, उसको पार्ट्स को काटने के लिए। लिटरली भाई वो उसकी बॉडी को काट के चेक करेगा कि आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे है क्योंकि एक तरह से क्रेटस को वही एनर्जी चाहिए थी। और ये चीज सुनने के बाद जो उसके बगल में बंदा था वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि भाई माकिया वेंडर्स या फिर बाकी लोग भी इसके इस इविल साइड को कभी भी नहीं पहचान पाए। और सच बताऊं मुझे अभी बीच में लगा था कि भाई ये इविल नहीं है बल्कि सोच इसकी काफी सही है क्योंकि देखा जाए तो इसको तैयारी तो करके रखना चाहिए उन बीस्ट के साथ लड़ने के लिए। लेकिन भाई इस तरीके से तैयारी करेगा एक बंदे को मार के उसकी पावर्स को ग्रैब करके, तो ये बहुत बेकार चीजें लगी यार मुझे। मतलब कि विलन तो यही है। और वो बंदा कहने लगता है कि क्रेटोस तुम ना सच में एकदम पागल हो चुके हो। और तभी क्रेटोस ना मेस स्लेयर के अंदर से ना एक हार्ट को बाहर निकाल लेता, मतलब कि एक ही हार्ट तो होता है, ऑब्वियस सी बात है। और सच बताऊं ये चीजें देख के मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि भाई अभी ये एनिमे एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रहे, मतलब कि क्या चीजें दिखा रहे भाई। सीजन 2 में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगा। और सच बताऊं मुझे काफी मजा आ रहा है ये देखने में। आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। और अभी क्रेटोस ना उस हार्ट को एकदम क्रश कर देता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हें सभी को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए। और बताने लगता है कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे मैं मेज लेयर को भी ना काफी आसानी से पीछे छोड़ सकता हूँ। और वो काफी जल्दी सभी के सामने ना कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला था। और वो बात करने लगता है कि बट अल्फेरिया को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो इनका प्लान खराब कर सकते थे क्योंकि विल को कोई छू दे तो अल्फेरिया को मंजूर होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है भाई। और बंदा बताने लगता है कि अभी मैं विश के बारे में जानना चाहता हूँ। और अभी हमें सैरेट विन का सीन दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं तुम दोनों को टावर के टॉप पे देखना चाहती हूँ बट अभी सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब हो रखा है। और इसका रीजन तो ये भी कह सकते हो कि मैं तुम दोनों को काफी खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। और एक काफी प्यारी सी क्यूट सी लड़की ने भी मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें टीच करूँ, तो भाई मैं उसकी बातें कैसे टाल सकता हूँ। और ये सुन के विल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई ये तो सीधा अल्फेरिया की बात कर रही है। और सैरेट विन कहने लगते हैं कि अभी तुम आगे क्या करोगे ये सारी चीजें तुम पे और मुझ पे डिपेंड करती है, मतलब कि वही यहाँ पे गाइड करने वाली थी सब कुछ। और दोनों ना काफी फनी तरीके से भाई एकदम चुपचाप बैठ के ना उसकी बातें सुन रहे थे। और विल भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं लड़की पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मतलब कि सैरेट विन के ऊपर। और वो बताने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मुझसे झूठ कह रही है। और जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ। बट सच बताओ तो जूलियस को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था और वो ना विल के ऊपर ही चिल्लाने लगता है वहाँ पे कि भाई तू कैसा इंसान है, मतलब कि तू पागल है क्या थोड़ा। और सैरेट विन भी ना ये चीजें देख के काफी स्माइल करने लगती है और सोचते है कि सच में भाई इन दोनों की काफी अच्छी वाले बनेगी। और लिटरली अभी दोनों काफी फनी तरीके से वहाँ पे फाइट कर रहे थे। विल क्या ही फाइट कर रहा था, वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो दोनों के पास जाती है और दोनों को हक करने लगते हैं। और थोड़े बहुत हमें नजारे भी देखने को मिलते हैं भाई एनिमे के अंदर, केवल हमें डार्क सीन या फिर केवल एक्शन ही नहीं देखने को मिलता। और ये पैनल तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था। और बताने लगते हैं कि अभी तुम सभी के ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और मुझे शॉक करो कि आखिरकार तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं इंप्रेस होना चाहती हूँ। और विल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी सैरेट विन कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें अपने कपड़े उतारने चाहिए विल। और ये सुनने के बाद तो बंदा काफी हैरान हो जाता है कि भाई ये कौन सी ट्रेनिंग हो गई भाई। और अभी विल ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी और बंदे की हालत काफी खराब थी और सोच रहा था कि भाई तुम मुझे ये क्यों करवा रही है। और जूलियस कहने लगता है कि मुझे तो पता ही था ये लड़की काफी बेकार इंसान है, हमसे कुछ गलत काम करवाना चाहती है। और सैरेट भी ना काफी ज्यादा वहाँ पे एम्बैरसिंग सा फील करने लगते हैं, काफी शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ना कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, मतलब कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और विल अभी तक यही कह रहा था कि मुझे अभी भी भरोसा है कि तुम ना काफी इविल जादू करनी हो और मैं तुम्हें काफी गंदी तरीके से
एक्सपोज करके रहूंगा। और वो ना और भी कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी वो ना विल की बॉडी पे देखता है और लिटरली वो चीजें देखने के बाद जूलियस काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि विल की बॉडी पे काफी ज्यादा चोट के निशान थे, काफी ज्यादा ही चोट के निशान थे। और जूलियस सोचने लगता है कि मैंने सुना तो था कि विल काफी मेहनत करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है इतने नेक्स्ट लेवल पे, ये मुझे नहीं पता था, और वो केवल इस टावर पे चढ़ना चाहता है। और तभी सैरेडविन कहने लगता है कि विल तुम्हें याद है कि आखिरकार तुम्हें इस कार कब पड़ा था? और विल बताने लगता है कि सच बताऊं तो अच्छे तरीके से तो नहीं पता, बट मैं उस टाइम पे काफी छोटा था और मैं एल्फी को बचाने की कोशिश कर रहा था बस। और सैरेडविन कहने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और वो ना इसके बाद काफी ज्यादा विल के पीठ पे ना हाथ थपथपाने लगते हैं, और सच बताओ तो बंदे को काफी अजीब सा लग रहा था, एक लेडी उसके पीठ को टच कर रही थी इस कारण। और विल पूछे लगता है कि अभी मुझे क्या करना है? और वो कहने लगता है कि मुझे अभी पता है कि दरवाजे की चाबी हमें कहाँ पे मिलेगी। और वो अगेन बताने लगता है कि जब तुम सभी ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं तुम्हें छिप के देख रही थी, और सच बताओ तो तुम्हारा काम काफी अच्छा था, तुम लोगों ने काफी अच्छा खासा दिमाग लगा लिया था वहाँ पे। और मैजिक को अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रखना, ये सच में काफी कमाल का स्ट्रेटेजी लगा मुझे एक तरह से। और वो जूलियस की काफी तारीफ करती है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो मैं भी वो विश को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। और अगेन वो कहने लगते हैं कि जूलियस तुम्हें कभी ना कभी तो अपने आप से सच कहना पड़ेगा, और तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम काफी अच्छे इंसान हो और साथ ही काफी अच्छे जादूगर भी हो। और जूलियस वहाँ पे काफी शांत रहता है, और सच बताओ तो वहाँ पे कुछ कहने का मन तो नहीं था, लेकिन इसके बाद भी बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में। और सैरेडविन बताने लगता है कि विल ने इस टाइप का चीज ना पहले भी कर रखा है, अपने मैजिक को अपनी बॉडी में कंट्रोल करना और उसके बाद उसे रिलीज करना। और सच बताओ तो वो ना उसके नसों के बारे में बात करने लगते हैं कि किस तरीके से जादू उसके नसों में फ्लो होता है या फिर उसको तोड़ता है। और वो बताने लगते हैं कि विल की बॉडी ना काफी ज्यादा अजीब है, वो मैजिक को ना अपने अंदर ना होल्ड करके रख लेता है, ना कि डायरेक्ट बाहर निकाल देता है जैसे बाहर लोग बाहर इस्तेमाल कर पाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो उसके अंदर की जितनी भी एनर्जी हुआ करती थी ना उसको ना उसकी बॉडी स्टोर करके रख लेता था, और ये चीजें विल के ज्यादा समझ में नहीं आता। और सैरेडविन बताने लगते हैं कि सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा कि जो तुम्हारी बॉडी मैजिक को एब्सॉर्ब करती है या फिर स्टोर करके रखता है उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो तुम्हें अपने स्पेल को किस तरीके से चार्ज कर सकते हो बिना किसी के मदद के, तुम्हें सबसे पहले वही सिखाना पड़ेगा। और ये उसकी कुल मिला के पावर थी जो कि उसको एक्टिवेट करना था, या फिर उसका मिशन भी आप लोग कह सकते हो। और विल कहने लगता है कि मुझे तो ये लग रहा था विश का मतलब कि वो दूसरों की पावर्स पे डिपेंड करना होता है या फिर दूसरों की मैजिक पे डिपेंड करना होता है। और सैरेडविन कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है, ये एक हद तक सही है, लेकिन हम ज्यादा सही इसको नहीं कह सकते। और अभी सैरेडविन एक सर्कल क्रिएट करने लगती है और बताने लगते हैं कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपने अंदर के मैजिक को किस तरीके से बाहर निकाल सकते हो, स्टोर किए हुए मैजिक को। और वो बताने लगते हैं कि तुम्हारे पास काफी कमाल की एबिलिटी है जिस कारण तुम अपने आप को खुद ब खुद चार्ज कर सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि तुम्हें दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है इसके बाद। और अभी तुम्हें अपने जज्बात या फिर अपने मेमोरीज की पावर को इस्तेमाल करना होगा। और अभी उसके आसपास ना काफी वियर्ड सी चीजें होने लगती है, वहाँ पे सैरेडविन अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और बताते हैं कि अभी मैं तुम्हें एक दूसरी जगह पे भेजने वाली हूँ, और वो अपनी मैजिकल पावर को ना अभी एक चाबी में बदलने वाली थी। और वो बताने लगता है कि अभी तुम्हें याद करना चाहिए कि आखिरकार तुमने फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया था। और वो कहने लगते हैं कि अभी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाओ, अपने मिशन में कामयाब हो जाओ। और अभी मैजिक जैसे एक्टिवेट होता है तो हमें फील होता है कि विल के बॉडी से ना उसका सोल ना बाहर निकल जाता है और वो ना दूसरी जगह पे फैलने लग जा रहा है। और अभी विल के जितने भी मेमोरीज थी ना हमें वो सारी चीजें दिखाई जाती है। और तभी अचानक से विल अपने बच्चे वाले फॉर्म में एक जगह पे बैठा हुआ दिखाई देता है, गिर गया था एक तरह से, और बंदे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ पे है। और तभी अचानक से वहाँ पे एल्फी आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि विल तुम ठीक तो हो ना। और एल्फी बताने लगते हैं कि यहाँ पे ना काफी खतरनाक से क्रिएचर रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ लेना चाहिए, मैं तुम्हें एकदम सेफ रखूंगी। और कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। और अभी ना हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और जो जूलियस होता है ना काफी ज्यादा घबरा रखा था क्योंकि 4 दिन हो गया था और विल अभी तक होश में नहीं आया था। और जो विच होते हैं ना वो बताने लगते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो अपने अतीत के समुद्र में गोता लगा रखा है और वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। और जूलियस ना अभी तक काफी कंफ्यूज था कि क्या सच में ये विल की मदद करेगा उसकी पावर्स को फिर से गेन करने में। और सैरेडविन भी कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे भी कंफर्म नहीं पता कि ये चीज काम करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कभी भी उसको पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। और ये बातें सुनने के बाद जूलियस और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और जूलियस ना वहाँ पे और भी काफी ज्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश करता है। और सैरेडविन जो होती है ना वो सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो एकदम डायरेक्टली नहीं बताती। वो बताने लगते हैं कि उसके अंदर का वॉन्ड और स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रहा है, और जब वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसके बाद हमें कुछ अलग ही कमाल देखने को मिलेगा। और वो कब होगा उसके बारे में अभी बंदी को खुद नहीं पता था। सच बताओ तो जूलियस ना काफी हैरान था, क्योंकि सैरेडविन के घर पे ना हमें विल और एल्फी की ना बचपन की फोटोज देखने को मिलती है, बट इसके बाद अगेन हमें बचपन वाले विल का सीन दिखाया जाता है। और एल्फी तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन विल काफी कंफ्यूज हो रखा था, और वो सोच रहा होता है कि क्या ये सब कुछ सैरेडविन ने किया ताकि मैं अपने पास्ट की मेमोरीज को फिर से देख सकूं। और वो सोचने लगता है कि मैं पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, क्योंकि जादू इतना ताकतवर तो नहीं होता कि वो किसी इंसान को उसके पास्ट में ला सके। और वो सोचने लगता है कि क्या ये उसकी मेमोरीज तो नहीं है ना, याद तो नहीं है ना। बट तभी वो अपने सामने देखता है और पता नहीं क्यों एल्फी ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और काफी कमाल की बात तो ये था कि एल्फी काफी ज्यादा गुस्सा हो रखी थी, लेकिन उसके बाद भी विल कुछ नहीं
कहता और इसके बाद एल्फी सीधा जाके ना विल को हक कर लेते, लेकिन अभी भी बंदा कुछ नहीं कहता और एल्फी अभी धीरे धीरे उदास होने लगता है कि भाई तू क्यों कुछ नहीं कह रहा। और तभी एल्फी पूछने लगता है कि क्या तुम अभी किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो, और वो ना अनाथ आश्रम के बारे में बात करने लगता है कि तुम वहाँ पे ना सभी को बस बिगाड़ने की कोशिश करते हो। और विल बताने लगता है कि बस वो तो अपने पिता की मदद करने की कोशिश कर रहा है। और एल्फी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगता है कि यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मुझे धोखा दे या फिर इस टाइप की कुछ चीजें। और विल अभी मन में सोच रहा होता है कि आप लोग ना बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये वही एल्फी है जो कि वर्तमान में अभी सबसे पावरफुल जादूगरों में से एक है। और अभी विल को पता चल गया था कि वहाँ पे ना उसको अपने पास्ट के अनुसार कुछ करना होगा। और वो कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे माफ करोगी। और वो बताने लगता है कि जब तुम मुझे काफी प्यार से हक करोगे उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और सच बताओ तो अभी दोनों एक दूसरे को देख के काफी ब्लश कर रहे थे और एल्फी को ना फाइनली विल हक करता है। और सच बताओ तो काफी प्यारा सा मोमेंट था। और वो कहने लगता है कि तुम्हें ना मेरे माथे को भी थपथपाना चाहिए, और इसके बाद विल ऐसा ही करता है। और सच बताओ तो उस टाइम पे एल्फी काफी ज्यादा खुश थी और विल बताने लगता है कि ये सब कुछ एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है, और जब भी एल्फी गुस्सा हुआ करती थी तो मैं कुछ इसी टाइप से उसको शांत करवाता था। और तभी एल्फी कहने लगता है कि अभी सब कुछ एकदम ठीक हो गया है तो हमें जाके उस जानवर को मार देना चाहिए। और विल कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और एल्फी कहने लगता है कि तुम भूल गई क्या हम यहाँ पे किस लिए आए थे, यहाँ पे काफी खतरनाक सा जानवर घूम रहा है और किसी के आने से पहले में उसका पत्ता जल्दी से कट कर देना चाहिए। और वो कहने लगता है कि ये करना ना एकदम खतरनाक होगा, और बताता है कि तुम तो काफी कमाल क्यों, लेकिन मैं तो जादू का उपयोग भी नहीं कर सकता। और फिर वो सोचने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं अपने पास्ट में आ रखा हूँ, बट आखिरकार मैं वही बातें दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूँ उस टाइम पे। और एल्फी बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फेवरेट किताब यहाँ पे लेके आई हूँ। और वो बताने लगते हैं कि किस तरीके से वो जादू का इस्तेमाल करती है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और विल सोचने लगता है कि हाँ सच में ये एकदम वैसा ही है, मैं हमेशा से काफी ज्यादा डरपोक हुआ करता था, और साथ ही एल्फी हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करती रहती थी, और सच बता तो काफी कमाल किया है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार एल्फी कभी मेरे ऊपर डिपेंड हुई थी या फिर नहीं हुई थी। और इसके बाद दोनों ना काफी प्यार से ना फॉरेस्ट के अंदर घूमने लगते हैं, और तभी अचानक से हमें काफी खतरनाक सा बीस्ट दिखाया जाता है। और अभी अगेन एल्फी का सीन दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है एक जगह पे ना युद्ध हो रहा है, रिगार्ड नाम की जगह पे युद्ध हो रहा था, और इस कारण काफी ज्यादा बीस्ट या फिर मॉन्स्टर ना वहां से बच के भाग रहे हैं। और कुल मिला के जंगल में जितने भी अभी खतरनाक जानवर हमें देखने को मिल रहा है ना वो सब रिगार्ड से आया, और वो यहाँ पे खतरा मचा रहे एक तरह से, मतलब कि डेंजरस एरिया बना दिया इस जगह को। और विल सोचने लगता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, इस टाइप की चीजें तो 10 साल पहले मेरे साथ हुआ था जब हम अपने घर के पीछे गए थे जंगल के अंदर। और वो काफी घबराते हुए अगेन पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। और एल्फी भी ना काफी प्यार से उसको कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सच बताओ तो बिल को हल्का फुल्का चीजें तो याद था, लेकिन उसको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद नहीं था। और इसके बाद वो ना एल्फी के साथ ना अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है, बट तभी अचानक से पीछे से वही मॉन्स्टर ना उनके ऊपर अटैक करता है, और वो दोनों ना काफी दूर जाके गिरते हैं। और अभी उस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी घबरा गए थे, और उनको पता चल गया था कि वो क्रिस्टल वाला मॉन्स्टर है। और विल बताने लगता है कि मैंने अभी अपने प्रेजेंट लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये राक्षस है या फिर क्या है, क्योंकि देखने में आधा इंसान और आधा राक्षस की तरह लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा घायल भी है, बट इसके बाद वो ना काफी तेज उनकी तरफ दहाड़ता है, काफी तेज चिल्लाता है। और विल ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा डर जाता है, और एल्फी कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, और तुम्हें पता है ना कि मैं काफी कमाल का स्पेल कास्ट कर सकती हूँ। और विल ना अभी भी उसको कह रहा होता है कि तुम्हें पीछे आ जाना चाहिए। और एल्फी ना अभी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, और सबसे कमाल बात तो ये था कि उसने ना आइस क्लोन बना दिए थे। वो अभी काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसके बाद भी वो क्लोन स्पेल का इस्तेमाल कर सकते थे। ये चीज देख के ना एल्फी को भी काफी अच्छा लगता है, और विल भी ना काफी हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि सच में एल्फी बचपन से ही काफी कमाल की थी। और उसको ये बात तो स्टार्टिंग से ही पता था कि एल्फेरिया सच में काफी ज्यादा कमाल किया, बट पता नहीं क्यों उसको अभी भी ना काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उसको याद नहीं था कि आगे आखिर क्या होगा। और अभी एल्फेरिया ना एक और अटैक का इस्तेमाल करती है, और वो ना आइस स्पेक्स अटैक था, और उसकी मदद से ना वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तभी विल ना काफी तेज चिल्लाने लगता है, क्योंकि हमें कुछ अलग सा चीज देखने को मिलता है, जैसे कि वो सभी स्पेक्स जाते तो है उस मॉन्स्टर की तरफ, बट वो सारे ना एल्फेरिया की तरफ रिटर्न करने लगते हैं। और इस कारण ना भाई एल्फेरिया के जितने भी क्लोन्स होते हैं ना वो सभी वहाँ पे टूटने लगते हैं। और वो अटैक ना एक तरह से एल्फी को भी लग गया था, और विल का ध्यान ना एल्फी की तरफ था, और तभी अचानक से उसको भी एक अटैक आके लगता है, और बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और तभी वो एल्फेरिया की तरफ देखता है, और बंदी की हालत ना काफी खराब था, और वो ना चिल्लाने लगता है कि तुम्हें वहां से भागना चाहिए। और एल्फेरिया कहने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम ठीक हूँ, और मैं ना इस राक्षस को काफी आसानी से हरा सकते हो, और मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रहूंगी। और सच बताओ तो अभी विल की हालत ना काफी ज्यादा ही खराब हो गया था, और वो सोच रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि अभी अल्फेरिया को काफी ज्यादा चोट लग सकता है, और कुछ भी करके मुझे अभी अल्फेरिया को बचाना होगा, उसकी तरफ जाना होगा। और वो काफी ज्यादा हिम्मत करने लगता है, और कहता है कि मुझे कुछ भी करके अल्फेरिया को यहाँ पे बचाना होगा। और बंदा काफी ज्यादा हिम्मत करता है, और फाइनली अभी अल्फेरिया की तरफ ना काफी स्पीड में भागने लगता है। और तभी में अल्फेरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी मॉन्स्टर के ऊपर ना एक और अटैक करती है। बट बेकार बात तो ये था कि वो सभी अटैक ना वापस से अगेन उस मॉन्स्टर के ऊपर आके लगता है, बट वो अटैक ना अल्फेरिया को नहीं लगता है, क्योंकि अल्फेरिया को बचाने
बचाने के लिए वहाँ पे विल आ जाता है और विल की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गया था और अभी अल्फेरिया भी ने विल को देख के काफी ज्यादा घबरा गई थी और काफी तेज विल का नाम चिल्लाने लगती है क्योंकि हमें विल की हालत दिखाई जाती है और सच में काफी ज्यादा ही खराब हो गया था और विल ने अभी एल्फी के ऊपर गिर गया था और एल्फी अभी तक चिल्लाई जा रही थी और विल बताने लगता है कि मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ पे एल्फी को बचाया था और इसके बाद मैं यहाँ पे बेहोश हो गया, बट मुझे नहीं पता कि उसके बाद आखिरकार हमें किसने बचाया था यहाँ पे या फिर एल्फी को किसने बचाया था। और अभी विल ना वहाँ पे धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, बट तभी अचानक से कोई विच का सीन दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें उठना होगा और तभी अचानक से विल की आंखें ना अगेन खुल जाती है और उसके शरीर से ना एक अलग से एनर्जी बाहर निकलते हुए दिखाई देता है और ये काफी ज्यादा कूल पैनल था, मैं इतना आपको बता दूं। और विल बताने लगता है कि सच बताओ तो इस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर यहाँ पे काफी गंदी तरीके से जल रहा है और उसको ऐसा लगता है कि शायद अभी वो ना एक स्वॉर्ड में चेंज होते जा रहा है और अल्फेरिया भी ना काफी घबरा रही थी उसको देख के और काफी प्यार से ना उसका नाम लेने लगती है और अगेन अभी विल ना खड़ा होने लगा था और खड़ा होने के बाद वो उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और हमें ऐसा फील हो रहा था कि अभी विल के हाथ में ना उसकी स्वॉर्ड आने लगे धीरे धीरे, बट वो प्रॉपर एक स्वॉर्ड नहीं था बल्कि एक आइस स्पेयर जैसा कुछ वेपन था और साथ ही मॉन्स्टर भी ना अभी विल की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था और विल वहाँ पे डरने की जगह ना मॉन्स्टर के सामने जा रहा था। और सच बताओ तो अभी विल को ना सब कुछ याद आ गया था और उसको पता था कि ये तलवार एक तरह से एल्फी के जादू से बना हुआ है और जब तक एल्फी उसके साथ है ना शायद वो अपना मैजिक कर सकता है और इसके बाद फाइनली अपने तलवार की मदद से ना वो उस मॉन्स्टर के ऊपर वहाँ पे अटैक करता है। और बेकार बात तो ये था कि मॉन्स्टर ने काफी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और ये चीज देख के अभी विल काफी घबरा गया था और अल्फेरिया बिना विल की तरफ देखने लगती है और काफी तेज चिल्लाती है और अगले पैनल में ना वो सीधा विल के बगल में आ गई थी और उसने भी तलवार को पकड़ रखा था और दोनों एक दूसरे की तरफ काफी गौर से देखे जा रहे थे और जो मॉन्स्टर होता है ना वो भी अभी उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन विल और अल्फेरिया दोनों अपनी पावर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और साथ ही एक फाइनल अटैक देते हैं और वो अटैक सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक था। उस अटैक के बाद सीधा वो दोनों ना काफी दूर जाके गिरते हैं क्योंकि मॉन्स्टर का पता अभी कट हो चुका था। अभी दोनों ना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जमीन पे लेटे हुए थे और तभी अल्फेरिया उससे पूछे लगते कि क्या ये तुम्हारा जादू है, बट फनी बात तो ये था कि विल वहाँ पे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो वहाँ पे धीरे धीरे बेहोश होने लगा था और अभी विल को ना अपने अतीत के बारे में काफी कुछ पता चल गया था और वो ना अभी अल्फेरिया की तरफ देख रहा था और सच बता तो बंदी काफी प्यार से उसकी तरफ देख रही थी और उसको धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए। और अभी फाइनली विल की आंखें ना प्रेजेंट में ओपन होता है और जूलियस ना अभी उसके सामने था और वो कहने लगता है कि भाई फाइनली तू जाग चुका है और विल को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी क्या हुआ उसके साथ। जूलियस बताने लगता है कि भाई पता भी है 6 दिन हो चुके हैं और अभी हमारा टेस्ट फाइनल होने वाला है। और फनी बात तो ये था कि विल ना उसकी बातों पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और सेरेट विन कहने लगता है कि तुमने अपने जादू के बारे में पता किया या फिर नहीं किया। और विल कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें तो पता चल गई है। और वो पूछे लगता है कि तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो क्या, और विल कहने लगता है कि हाँ मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, मतलब कि मुझे भरोसा है अभी अपने आप पे। और बंदा कुल मिला के अभी काफी एक्साइटेड था और अपना एग्जाम देने के लिए जा रहा था। एग्जाम क्या ही था, मतलब कि झूठ मूठ का टेस्ट था वो उसका। और अभी हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2-3 बच्चों को ना सिलेक्ट कर लिया गया था। तभी हमें क्रेटोस का सीन दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इन सभी चीजों से ना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा जाए तो ये सभी किसी ग्रुप में जाने के ना बिल्कुल भी लायक नहीं है। और क्लेयर भी बताने लगता है कि तुम सभी को तुम्हारा गुट मुबारक हो। वो बताने लगता है कि अभी दूसरा सेरेमनी भी यहाँ पे खत्म होने वाला है। और ये सुनने के बाद लिहाना ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहने लगता है कि अभी विल और जूलियस यहाँ पे नहीं आया है। और बेकार बात तो ये था कि विग्नल भी बताने लगता है कि अगर ब्लूम यहाँ पे खत्म हो गया तो शायद वो किसी भी ग्रुप में नहीं आ पाएंगे। और क्रेटोस बताने लगता है कि सच बताओ तो अभी हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो लोग कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे बट उसमें फेल हो गए होंगे और इस कारण शर्मिंदा के मारे वो लोग यहाँ से चले गए होंगे। और सच बताओ तो क्लेयर ने काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्रेटोस के ऊपर। वो कहने लगते हैं कि इसी बंदे के कारण विल सिलेक्ट नहीं हुआ और अभी ये बकवास करने की कोशिश कर रहा है। और क्रेटोस भी काफी बैडी तरीके से कहने लगता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है सच बताओ तो उसकी टावर पे कोई भी जगह नहीं है। और वो ना इस चीज की परमिशन अल्फेरिया से भी लेने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। और सच बताओ तो अभी अल्फेरिया ना केवल गॉड से प्रेयर कर रही थी कि वो दोनों सही टाइम पे आ जाए यहाँ पे। और तभी अचानक से क्रेटोस ना काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि फाइनली विल और जूलियस वहाँ पे आ गए थे और दोनों काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं। और ब्लूम खत्म होने से पहले वो लोग वहाँ पे आ चुके थे और अभी कॉलेट भी ना काफी ज्यादा खुश हो गई थी विल और जूलियस को वहाँ पे देखने के बाद। और अभी क्रेटोस ना अगेन तैयार हो जाता है उन्हीं मॉन्स्टर के साथ। अगेन विल के सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं और वो ना सभी से कहने लगता है कि ये एग्जाम विल के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ना। और सच बताओ तो वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और कैरियोट कहने लगता है कि अगर कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा इसका मतलब यही है कि वो तुम्हारी बात पे सहमति कर रहे हैं। और विल भी कहने लगता है कि भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार काफी आसानी से अपने टेस्ट को क्लियर कर लूंगा। और पीछे से जूलियस सोच रहा होता है कि भाई तू कितना कह रहा है उतना तू कर भी पाएगा ना। और उसको तो ये भी नहीं पता कि वो विश को कंट्रोल कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, बट अभी जूलियस भी ना एकदम रेडी हो जाता है अपने वॉन्ड के साथ। और फनी बात तो ये था कि वो ना विल की मदद करने के लिए वहाँ पे जादू का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसके नीचे सर्कल आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये करने वाली बंदी अल्फेरिया थी। और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सच में काफी कमाल के हो और तुम्हें अभी मेरे गुट में आना चाहिए।
और जूलियस ना वहाँ पे काफी गुस्सा होने वाला था विल के कारण, क्योंकि वो विल की मदद करना चाहता था। लेकिन एल्फेरिया भी ना काफी प्यार से जूलियस की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें विल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने विल को काफी अच्छी वाली ट्रेनिंग दी होगी। और अभी जूलियस ना काफी गुस्से में विल को कहने लगता है कि देख भाई, अगर तू इस बार गलती से भी हार गया तो मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगा। और विल भी कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू मेरा टीचर है और मैं कैसे हार सकता हूँ भाई। और अभी विल भी ना एकदम रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हें बस थोड़े टाइम मेरा वेट करना होगा। और अभी वो फाइट करने के लिए ना एकदम रेडी हो गया था। और इसके बाद में सैरेट विन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे बैठी हुई थी और वो बताने लगता है कि विल का रास्ता अभी एक तरह से खुल चुका है और विल को दिखाना होगा कि आखिरकार वो क्या कर सकता है इस टाइम पे। और विल कहने लगता है कि अभी मुझे सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। और इसके बाद वो ना सबसे पहले किताब के बारे में सोचता है और अगले पैनल में ना वो अल्फेरिया के छोटे वर्जन के साथ था, जो कि अभी किताब को पकड़ रखा था। और अभी विल ना उस किताब के ना सभी पन्नों को पलटने लगता है अपनी यादों के अंदर और वो कहने लगता है कि मुझे उन सभी इमोशंस को ना अपने अंदर रखना होगा और वही सभी इमोशंस मुझे एक अलग सी पावर देंगे। और वो ना उस जादू को अगेन जगाने की कोशिश करता है जो कि उसने लास्ट टाइम जगाया था, उस कहानी को फिर से याद करने लगता है। और अभी विल लिटरली अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था भाई, सच में अभी विल उसे स्वॉर्ड के साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था इस टाइम पे। ये चीजें देखने के बाद ग्रेटोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही कॉलेट काफी खुश हो जाती है और बताने लगते हैं कि तो आइस स्वॉर्ड है ना। और अभी ग्रेटोस ना और भी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि बिना किसी की मदद के आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और अभी विल क्या करता है, मतलब कि काफी प्यार से उस वर्म की तरफ ना अटैक करता है तलवार की मदद से और काफी छोटे से अटैक से ना उस कीड़े का खेल वहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि लिटरली इस टाइम पे विल अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। और अभी सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सच बताओ तो ये काफी ज्यादा कमाल का मैजिक नहीं है, काफी हाई लेवल मैजिक नहीं है, लेकिन आज तक विल ने कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस हिसाब से ये काफी कमाल का मैजिक है, मतलब कि उसके लेवल के हिसाब से। और लिटरली विल ना अभी भी हार नहीं मान रहा होता है, वो ना अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है स्वॉर्ड के अंदर। और अभी वो अगेन एक राक्षस का पत्ता कट करने के लिए जा रहा था और अभी अल्फेरिया ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, पता नहीं किस लिए बट हो गई थी। और जीनो भी ना अभी काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और कहने लगा था कि मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। और सैरेट विन भी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा भरोसा था कि तुम ऐसा कर सकते हो विल। और तभी सैरेट विन के पीछे ना एक और बंदा आता है और इस बंदे को तो काफी अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो और कहने लगता है कि तुमने सच में काफी ज्यादा मदद की है विल की और मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में काफी कमाल का है देखने में। तो अभी ना आपको मैं काफी कमाल की बात बताने वाला, जो हमें प्रिंसिपल देखने को मिलती थी ना एकेडमी के अंदर, सैरेट विन ना वही पर्सन थी। और इस चीज के बारे में आप सभी को नहीं पता होगा बट मैंने अभी आपको बता दिया। बट वो कहने लगते हैं कि यार तुम मुझे उसी नाम से बुलाया करो, सैरेट विन ज्यादा अच्छा लगता है मुझे प्रिंसिपल से। और फिर ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में बात करने लगता है और तभी एक डॉर्फ बोलता है कि वो तलवार ना मैंने विल को दिया था, क्योंकि तुम्हें पता है कि विल अभी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर बताने लगता है कि अभी विल ना पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है और उसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां हैं जो कि स्वॉर्ड ऑफ विश ना उसको पूरा करती है और इसके बदले उसको काफी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके बाल सफेद कलर के हो गए और साथ ही वो काफी ज्यादा मेमोरीज भी इरेज कर जाता है बीच बीच में। बट अभी 6 साल बाद वो समय आ चुका है जब हमें उसे सच्चाई के बारे में बताना होगा और काफी ज्यादा चीजें सिखानी होगी। और अभी वो लोग ना काफी ज्यादा चीजें करने वाले थे विल के साथ और तभी हमें क्रेटोस का सीन दिखाया जाता है और लिटरली बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होते जा रहा था, एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और बंदा कहने लगता है कि चाहे वो बंदा कुछ भी कर ले मैं उसको मैजिक बिल्कुल भी नहीं मान सकता। और क्लियर बताने लगता है कि भाई अभी ना तेरा काफी ज्यादा हो रहा है। बट उसके बाद भी क्रेटोस ना पीछे पड़ जाता है कि आखिरकार तू कैसे उसको मैजिक कह सकती है। और अगर हम एक सच्चे में तो हमें सबसे पहले विल की पावर्स के बारे में जानना होगा कि आखिरकार उसको पावर्स कैसे मिलती है। वो बताने लगता है कि ब्लूम के अंदर ना हम किसी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक तरह से और हमें ना कुल मिला के उसकी जांच करनी पड़ेगी कि वो नियमों का पालन अच्छे तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और कुछ घुटना उसकी बातों पे सहमति दिखाते हैं और जूलियस सोच रहा होता है कि भाई आखिरकार ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तो वो टेस्ट भी अपना क्लियर कर दिया है। और जो एल्फी की मेट थी ना बताने लगता है कि घुटना अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिरकार क्या करना चाहिए विल के साथ। और लिटरली इसके बाद में एल्फी का सीन दिखाया जाता है और वो बंदी ना काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पे गुस्सा हो रही थी और उसकी जो सर्वेंट थी ना उसको समझ में आ रहा था एल्फी वहाँ पे विल की मदद करना चाह रही थी बट वो नहीं कर सकती क्योंकि टावर के अंदर ना भाई सभी मेजर्स का ना बराबर मात्रा में सहमति होना चाहिए। और उसको पता था कि एल्फी के दिमाग में केवल यही चल रहा है कि कोई भी एक वेंडर उसका साथ दे दे तो क्या पता अभी वो विल के लिए कुछ कर सकती थी। और अभी जो जीनो होता है ना वो तभी अचानक से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं ना कुछ चेक करना चाहता हूँ। और लिटरली भाई जीनो ना वहाँ पे एक काफी पावरफुल सा अटैक क्रिएट करने लगता है और वो अटैक ना वो विल के ऊपर करने वाला था और चेक करने वाला था कि आखिरकार विल क्या करता है। और भाई वो अटैक देखने के बाद अभी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन विल वहां से भागने की जगह उस अटैक का सामना कर रहा था और उसके लाइटनिंग अटैक को ना बीच से काटने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। और अभी विल उस अटैक को काटा ही नहीं था बल्कि उस लाइटनिंग अटैक को ना अपनी तलवार के अंदर भर लेता है और उसी से ना वो अटैक करके दिखाने लगता है। और ये चीज देखने के बाद भाई काफी बंदे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपना फिन जो होता है उसको तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ पता था विल के बारे में। और अभी जीनो भी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि भाई काफी कम ही लोग थे जो कि जीनो के अटैक का सामना कर सकते थे। फिन बताने लगता है कि विल ने ना एक तरह से उस एनर्जी को ना चार्ज कर लिया था अपने अंदर। और सैरेट विन भी बताने लगता है कि जीनो
का अटैक ना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था और वो विल के लिए सहना काफी डिफिकल्ट काम था। इस कारण उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो जैसे तैसे करके ना उस अटैक को सह लिया था क्योंकि उसने चार्ज कर लिया था जैसा कि फिर ने बताया था। और आप सभी को पता है कि जीनो तो अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो काफी ज्यादा हंसने लगता है वहाँ पे और बताने लगता है कि भाई तू ना सच में काफी ज्यादा कमाल का है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो सबूत की किसी को जरूरत नहीं है। उसने मेरा पूरा अटैक सह लिया लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ और बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि इस अटैक को सहने के बाद कोई टावर के नीचे डिजर्व करता है। अभी वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ टावर के ऊपर जा सकता है। और तभी क्रेटोस ना अगेन काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने लगता है जीनो के साथ कि भाई आखिरकार तू कैसे डिसाइड करेगा? सेरेमनी के अंदर सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे ना कि उसको टावर पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और तभी अचानक से जीनो ना उसके पास चला जाता है और कहने लगता है कि देख सबसे पहले तो तू बदतमीजी से मेरे साथ बात मत कर। उसने मेरे अटैक को सहा, उसने तेरे टेस्ट को क्लियर किया और उसने सब कुछ करके दिखा दिया जो कि वो कर सकता था अपने जरिए से। उसने मैजिक का भी इस्तेमाल किया, तो आखिरकार वो कैसे टावर के ऊपर नहीं जा सकता मुझे बस ये बता। और उसको इतना ज्यादा क्लोज देख के ना अभी क्रेटोस भी काफी ज्यादा डर गया था और वो जब सामने हो तो भाई आखिरकार कोई क्या ही कह सकता था। और अभी विल के जितने भी दोस्त थे ना वो सभी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफी प्यार से सांस लेते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई अभी विल भी हमारे साथ रहेगा। और तभी अचानक से एल्फेरिया का सीन दिखाया जाता है और वो ना काफी स्पीड में भागते हुए ना सीधा विल के पास जाती है और उसको काफी टाइटली हक कर लेती है। और ये चीज देख के तो अपना लौंडा भी काफी ज्यादा शर्मा रहा था और बंदी कुल मिला के ना अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि इतने मेहनत के बाद विल फाइनली अभी सिलेक्ट हो गया था। और अभी हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे एक तरह से, और साथ ही कॉलेट दिखाई जाते हैं जो कि थोड़ा उदास थे। और अभी एल्फिना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने विल के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। और विल कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और तुम्हें बस खुश रहना चाहिए। और वो बताने लगता है कि इस पल के लिए ना मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था। और अभी वो दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा ही खुश थे। और तभी क्लियर बताने लगता है कि मुझे लगता नहीं कि विल से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि आखिरकार वो किस गुट में जाना चाहता है, बट फिर भी पूछना तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन है एक तरह से। और तभी विल बताने वाला होता अपना डिसीजन। और फनी बात तो ये था कि विल तो एल्फेरिया का नाम लेने वाला था, ऑब्वियस सी बात है, बट तभी वहाँ पे जीनो आ जाता है और वो कहने लगता है कि भाई इसमें कोई डाउट थोड़ी ना विल मेरे गुट में जाएगा। और लिटरली ये चीज देख के तो अभी एल्फेरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एल्फेरिया काफी गुस्से में कहने लगता है कि देख भाई तू ना चुपचाप उसको छोड़ देने तो मैं तेरा पत्ता यहाँ पे कट कर दूंगी। और विल कहने लगता है कि बहन तो इतना गुस्सा मत कर, मतलब कि बहन नहीं बंदी है उसकी। एक तरह से कहने लगता है कि तुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तेरे पास ही आऊंगा ना। बट तभी अचानक से विल को ना एक काफी तगड़ा वाला करंट का झटका लगता है और इस बार उसकी तलवार नहीं थी जो वो अपने आप को बचा सके। और लिटरली अभी विल की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया था और एल्फेरिया अलग ही लेवल पे गुस्सा होते जा रही थी। और जीनो कहने लगता है कि अभी तो विल ने भी कह दिया कि वो मेरे गुट में आना चाहता है, तो बस वो मेरे गुट में आना चाहता है। और तभी एल्फेरिया उसके पास जाती है और उसको काफी ज्यादा पीटने लगती है और कहते हैं कि आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है और तू मेरे विल को आखिरकार कैसे परेशान कर सकता है। और अभी कॉलेट और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई आखिरकार स्टेडियम में क्या हो रहा है। और कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मिलकर शायद विल का पत्ता ना कट कर दे भाई। और तभी कॉलेट बताने लगती है अपने बाकियों के गुट को कि हमें भी ना थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए। अगर विल हमारे गुट में आ जाता है तो हमारा गुट भी तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना, मतलब कि फैक्शन को ही मैं गुट बोल रहा हूँ आपको मैं बता दूं। और फनी बात तो ये था वो इसलिए कर रही थी ताकि विल उसके क्लोज आ सके भाई, मतलब कि सभी यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और रोजे कहने लगते हैं कि बहन तुझे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। और जीनो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बट सच बताओ तो अभी मैं चाहता हूँ कि विल मेरे साथ रहे। और एल्फेरिया तो केवल विल की तरफ देखे जा रहे थे और लिटरली विल ने एक तरह से डॉग की तरह उसको पकड़ रखा था काफी कस के। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं किसी चीज को पाने के लिए ना ज्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, जो भी चीजें मुझे पसंद आता मैं जबरदस्ती उसको अपने पास ले लेता हूँ। और बाकी सभी लोग ना अभी उसकी काफी बेइज्जती कर रहे थे क्योंकि सभी को पता था कि आखिरकार विल किसके टीम में जाएगा, लेकिन बंदा जानबूझकर बीच में आने की कोशिश कर रहा है। और एक बंदा बताने लगता है कि भाई यही वो रीजन है जिस कारण मैं तुझे काफी पसंद करता हूँ। और अभी एल्फेरिया ना जादूगर उससे ना माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि अभी जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मैंने लेती हूँ और मैं जिंदगी में कभी भी विल को अपने से तो दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। और अभी वो उसके पास चली जाती है उससे फाइट करने के लिए। और जीनो बताने लगता है कि भाई देख जिम्मेदारी तो मैं भी कुछ नहीं लूंगा। और सच बताओ तो अभी का पैनल काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा था इस टाइम पे। और तभी क्लियर बीच में आ जाती है और कहने लगते हैं कि मैं तुम दोनों को इस तरीके से फाइट नहीं करने दूंगी। और कैरियर जो होता है ना वो बताने लगता है कि मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो, मतलब कि काफी मजा आ जाएगा देखने में। और एलिनिया बताने लगता है कि दो आलसी लोग ना एक साथ फाइट करेंगे, मतलब कि ये चीज देख के तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और सबसे पहले अभी एल्फेरिया ने विल को ना सेरसा के पास लेके जाता है और उसको सौंप देता है और कहता है कि तुम बस इसका ध्यान रखना। और अभी वो जाने वाली थी जीनो के साथ फाइट करने के लिए। अभी चारों तरफ ना बातें बनने लगा था कि दुनिया के दो सबसे बड़े जादूगर एक बच्चे के लिए ना लड़ाई करने वाले हैं। और फिन जो था ना वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस बैटल को देखने के लिए। और एल्फेरिया बताने लगता है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैटल स्टार्ट करना चाहिए। और जीनो बताने लगता है कि ये सब कहने की जरूरत नहीं है, तू सीधा अटैक कर मेरे ऊपर। और अभी हमें जूलियस का सीन दिखाया जाता है जो कि विल के पास होता है और वो ना उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, अपना लौंडा उस टाइम पे बेहोश था इस कारण। और वो कुछ कर पाता तभी अचानक से ना उसको अपने पीछे ना काफी ज्यादा पावर का एहसास होने लगता है। और तभी हमें पता लगता है कि एल्फेरिया ने अपने मैजिक का इस्तेमाल
कर रही थी। और सच बताओ तो इस एनिमे के अंदर जब मैजिक का इस्तेमाल होता है ना, तो वो सभी चीजें देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और कॉलेट और बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि अभी ये चीजें स्टार्ट हो गया, मतलब कि मेजेस आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए है। और फनी बात तो ये था कि वो अटैक जब तक जीनो के ऊपर कर पाती तभी जीनो ना पीछे आ जाता है अल्फेरिया के। अल्फेरिया को इसके बारे में पता लगता है, लेकिन अब तक काफी लेट हो चुका था, क्योंकि तभी जीनो ना उसके ऊपर एक काफी तगड़ा थंडरबोल्ट अटैक करता है। लेकिन अल्फेरिया भी ना जैसे तैसे करके उस अटैक से बच गई थी। और अभी जूलियस भी ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, उसको अल्फेरिया की फिक्र हो रही थी। भाई अभी वो उसके कैप्टन है तो ऑब्वियस सी बात है। और जीनो ना अपने चारों तरफ देखता है और वहां पे ना हमें अल्फेरिया के काफी ज्यादा क्लोन्स दिखाई देते हैं। और अभी ना सभी को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार अल्फेरिया ने क्लोन अटैक का इस्तेमाल कब कर दिया। और जो सरसा होते हैं ना बताने लगते हैं कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं, अल्फेरिया को स्पेल कास्ट करने में ना सबसे कम टाइम लगता है बाकियों की तुलना में। और तुम्हें ना अल्फेरिया को कभी भी कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने दुश्मन को तड़पा के मारने के लिए भी ना काफी ज्यादा फेमस है। और अभी अल्फेरिया के सभी क्लोन्स और साथ ही अल्फेरिया एक साथ अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुमने कभी भी विल के ऊपर नजर उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और लिटरली अभी सभी क्लोन्स ना एक साथ उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा लग रहा था कि अभी अटैक की ना बारिश हो रही थी। और अभी सभी लोग ना उसी के मैजिक के बारे में बात करने लगता है, खासकर जीनो। बंदा सोचता है कि ये सब कुछ करने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अल्फेरिया कुछ सेकंड में ये सब कुछ मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है। उसको पता था कि अल्फेरिया सच में काफी ज्यादा ही कमाल किया है। और केवल एक अटैक नहीं बल्कि वो एक साथ ना 2-3 अटैक का इस्तेमाल करी थी उस टाइम पे। और अभी कैरियट भी बताने लगता है कि अल्फेरिया को देख के एकदम साफ पता लग रहा है कि अभी वो ना अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। एक बंदा और कहने लगता है कि अल्फेरिया का अटैक ना केवल पावरफुल ही नहीं होता बल्कि वो एकदम सटीक और टारगेट पे जाके लगता है। और फिर भी बताने लगता है कि सच बताओ तो ये सब कुछ देखने में काफी मजा आ रहा है मुझे तो। और अभी जीनो ना उस अटैक से बाहर निकलता है और कहने लगता है कि तुम इतना ही कर सकते हो या फिर और भी कुछ कर सकती हो। और ये चीजें देखने के बाद अल्फेरिया भी ना काफी हैरान होती है और वहां पे कुछ नहीं कहती। और इसके बाद तभी जीनो ना उसके पीछे चला जाता है, अल्फेरिया के पीछे चला जाता है और उसके सिर को पकड़ के ना अपने एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। और वहां पे अल्फेरिया के जितने भी क्लोन्स थे ना वो सभी फट जाते हैं। इसका मतलब ये था कि वो अटैक जो था ना वो सभी क्लोन्स को ना एक ही बार में खत्म कर देता है। और अभी वो ना काफी क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और कहने लगता है कि अल्फेरिया तुम्हारे पास अभी कोई क्लोन नहीं बचा क्या, मतलब कि तुम कोई ट्रिक नहीं खेलने वाली मेरे साथ। और अभी बंदा अगेन अल्फेरिया के पास जाता है और उसके स्वॉर्ड को पकड़ के ना अगेन उसके ऊपर एक काफी पावरफुल सा अटैक करता है। और वो ना एकदम टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। और इससे पता लगता है कि वो भी ना अल्फेरिया का एक क्लोन था। और तभी अल्फेरिया ना हमें आसमान में दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। और सैरेडविन बताने लगता है कि ये सब ने अल्फेरिया की चाल थी ताकि वो ना अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सके। और साथ ही एलेनिया भी ना इसी चीज के बारे में बात करने लगती है। और अभी जीनो भी ना आसमान की तरफ देखने लगता है और अल्फेरिया भी ना उसकी तरफ देखती लगती है और कहने लगती है कि भाई तू मेरे खिलौने के साथ अच्छी तरीके से तो खेल रहा है या फिर मुझे ही मजे लेने के लिए आना पड़ेगा। अभी अल्फेरिया ना एक काफी पावरफुल से अटैक का इस्तेमाल करती है और वो जो पूरा एरिया था ना वही एक मैजिकल सर्कल में घिर जाता है। और जीनो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने तो काफी मजे किया और इस टाइम पे बंदा भी काफी क्रीपी लग रहा था। और फनी बात तो ये था कि अभी नीचे का एरिया भी ना काफी वियर्ड सा हो गया था और सभी लोग ये चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और उन सभी को पता था कि अभी अल्फेरिया ना अपने क्लोन्स का इस्तेमाल ना अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रही थी। और उसको ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई भी मागिया बेंडर इस अटैक के चाल में आ जाता, मतलब कि नॉर्मल बंदों को लगता है कि कोई मागिया बेंडर इस अटैक के इस्तेमाल में आ जाता तो भाई उसका भी पत्ता कट हो सकता है। और जीनो बताने लगता है कि सच बताते काफी अच्छा है लेकिन मेरे लिए उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है। और अभी अल्फेरिया भी ना काफी गुस्से में जीनो की तरफ देखने लगती है और साथ ही जीनो ना अल्फेरिया की तरफ भाला फेंकने लगता है और कहता है कि सच बताओ तो मैं रियल के साथ खेलना चाहता हूँ। और अल्फेरिया जो थी ना वो उस अटैक से बच गई थी, मैं इतना आपको बता दूं। और तभी अचानक से जीनो ना अगेन अल्फेरिया के पीछे आ जाता, मतलब कि इसको ना लड़कियों के पीछे जाने का काफी ज्यादा शौक है। और वो ना अगेन अल्फेरिया के काफी कस के पंच लगाता है और इस बार ना ये अटैक अल्फेरिया को लगाता और ये ना रियल अल्फेरिया ही था। और वो ना नीचे की तरफ जाने लगती है और तभी वो ना अपने स्टिक को ना आगे की तरफ कर देती है मैजिकल पॉइंट को, ताकि उसको ना कम से कम डैमेज हो। और अभी वो नीचे गिर के ना काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और फनी बात तो ये था कि उसको ना अभी अगला अटैक करने का मौका भी नहीं मिलता, अगला अटैक का मतलब कि खड़ा होने का भी मौका नहीं मिलता। और जीनो अगेन उसके पीछे आके ना उसके ऊपर एक और काफी पावरफुल सा अटैक कर देता है। और अभी अल्फेरिया को ना काफी कस के चोट लगा था, लिटरली उसके मुंह से ना ब्लड आने लगा था। और ये चीजें देख के बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अभी जीनो ना काफी ज्यादा मैजिकल सर्कल को क्रिएट कर देता है। और अभी कुछ बंदे जो थे ना वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कॉलेट या फिर बाकी लोगों की बात कर सकते हो, वो सभी सोच रहे थे कि जीनो ना अभी तक केवल क्लोज अटैक जाके अटैक कर रहा है, वो आखिरकार अपने मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। और लिहाना बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत सोच रही हो। वो ना अपनी जादुई एनर्जी को वहाँ पे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चारों तरफ। और तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और वो कहने लगता है कि लिहाना तुम्हें काफी गौर से देखना चाहिए। और ये वही जीनो का चेला था और बताने लगता है कि थंडर वर्ल्ड के अंदर इससे ताकतवर अटैक कोई भी नहीं कर सकता देखा जाए तो। और वो ना केवल अपनी बॉडी से ना ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश करता है और बाकी सब कुछ ना वो अपने ऊपर छोड़ देता है। और इसके साथ वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें जीनो को बताने लगता है। तभी एक बंदा बताने लगता
लगता है कि जीनो की स्पीड ना सबसे ज्यादा है। एल्फेरिया जब तक अपने स्पेल को कास्ट करते हैं जीनो उससे भी ज्यादा फास्ट में मूव कर सकता है और क्रेटोस भी ना काफी ज्यादा घबरा गया था और उसको ऐसा लगता है कि भाई जीनो ना जीता जागता एक मॉन्स्टर है। और अभी सभी लोग कुल मिला के बात कर रहे थे वहाँ पे शियोन और बाकी लोग, आखिरकार हमें पता लगता है कि जीनो मागिया बेंडर क्यों है और एक तरह से उसको थंडर गॉड क्यों कहा जाता है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जीनो इतना ज्यादा पावरफुल जो था वो केवल बकवास नहीं बल्कि अपना काम भी करके दिखाता था और आगे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और अभी दोनों ने काफी बैडी तरीके से वहाँ पे फाइट कर रहे थे और तभी सेरेटविन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार कौन जीतेगा। और फिन कहने लगता है कि मैं तो जीनो के साइड हूँ, मतलब कि मुझे उसके एप्स काफी ज्यादा पसंद है। ये मैंने मजे मजे में ऐसे ही बोल दिया। अभी एल्फी क्या लगता है लिटरली काफी ज्यादा खराब हो गया था और तभी जीनो उसके पास जाता है और कहने लगता है कि अभी तो तुम हार चुके हो और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मेरी टीम में आने वाला है। और तभी अचानक से एल्फी को ना विल के गॉगल्स दिखाई देते हैं और वही दूसरी तरफ हमें जीनो दिखाया जाता है जो कि विल के पास जा रहा था। बट फनी बात तो ये था कि तभी अचानक से जीनो के ऊपर एक अटैक लगता है और लिटरली वो उसके गाल को कट कर देता है। हमें पता लगता है कि एल्फी अगेन खड़ी हो गई थी और बताने लगता है कि तुम विल को कहीं भी नहीं ले जा सकते। और जीनो ना काफी हैरान होता है और कहने लगता है कि भाई तू आखिरकार ये सब कुछ करी क्यों रही है। और एल्फी बताने लगती है कि मैं विल को ना काफी पसंद करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते आया और अभी मेरी बारी है मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ। और जीनो भी काफी एक्साइटेड हो गया था और कहने लगता है कि चल फिर तो देखते हैं। और अभी जीनो ना एक काफी पावरफुल सा अटैक करने के लिए जा रहा था एल्फी के ऊपर, लेकिन एल्फी ना आइस अटैक का इस्तेमाल करती है और काफी आसानी से जीनो को जमा देती है। और एल्फी बताने लगता है कि ये ना एक तरह का बैरियर स्पेल था और इसमें ना एल्फी की काफी एनर्जी चली गई थी और वो ये भी बताते हैं कि जीनो जितना इसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर फंसते जाएगा। और इसके बाद एल्फी ने एक काफी जोरदार पंच मारती है और लिटरली वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि जीनो ना काफी दूर जाके गिरता है। तो इसके बाद में जूलियस का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने विल को उठाने की कोशिश कर रहा था और सच बताओ तो विल की हालत तो काफी खराब हो रखा था वहाँ पे। और इसके बाद जैसे तैसे करके अपने विल को भी होश आ जाता है बट उसको पता नहीं था कि आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है। और जीनो की भी हालत काफी खराब हो गया था, उसके फेस से भी काफी ब्लड निकलने लगा था और वो ना दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। और इस टाइम पे बंदा काफी ज्यादा गुस्से में था और वो ना वहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करने लगता है। सुन लो, एक स्पेल को कास्ट करने लगता है। जीनो भी स्पेल कास्ट कर सकता था, जिन लोगों को लगता है कि वो स्पेल कास्ट नहीं कर सकता वो सुप्रीम रेड स्पेल था। और मैं इतना आपको बता दूं ये स्पेल काफी ज्यादा कमाल करता है, रीजन आपको आगे पता चलेगा। और इसके बाद एल्फी भी ना अपने बीस्ट को समन करती है और लिटरली वो दोनों स्पेल अपने बीस्ट को समन करने के लिए कर रहे थे। इसी कारण मैं बताता कि ये स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक है। एल्फेरिया के बीस्ट का नाम ग्लेशियर लॉस्ट एल्बिश होता है और लिटरली ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। और इसके बाद फाइनली दोनों का बीस्ट ना एक दूसरे के साथ टकराता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। इतना खतरनाक अटैक था कि अभी बाहर के लोग भी ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और धमाका फाइनली खत्म होता है, वहां का धुआं हटता है, बाकी चीजें हटता है और इसके बाद में दोनों का सीन दिखाया जाता है और दोनों एक एक कोने में काफी गंदी तरीके से पड़े हुए थे। लेकिन फनी बात तो ये था कि अभी तक भी दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और दोनों जैसे तैसे करके ना अगेन खड़े हो जाते हैं और अगेन एक दूसरे की तरफ अपना अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और अभी का सिचुएशन सच बताऊं तो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। और तभी बैटल के बीच में ना कैरियोट और एलिनिया को उतरना पड़ता है ताकि वो उनके बैटल को रोक सके, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये थोड़ी देर और फाइट करेंगे तो भाई काफी तगड़ा वाला डैमेज हो सकता था। और जीनो बताने लगता है कि भाई तुझे ना चुपचाप साइड जाना चाहिए, नहीं तो तेरा पत्ता भी मैं कट कर दूंगा। और कैरियोट कहने लगता है कि भाई तुझे जितना कुछ करना था तूने कर लिया और अभी तुझे शांत हो जाना चाहिए क्योंकि वो आ चुके हैं। और यहाँ पे ना एरॉन की बात की जा रही थी, उसी बुढ़े के बारे में बात किया जा रहा था। और फाइनली वहाँ पे मागिया बेंडर किंग एरॉन भी आ चुके थे और बताने लगता है कि तुम सभी को अभी फाइट करना बंद कर देना चाहिए। और फनी बात तो ये था कि भाई जीनो ना सीधा एरॉन को ही कहने लगता है कि तुझे ना बकवास नहीं करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमें चुपचाप करने दो। और एल्फी भी कहने लगता है कि यहाँ पे डिसाइड होने वाला है कि आखिरकार बिल किसके पास जाएगा। और देखा जाए तो अभी उनके पास ना कोई तरीका नहीं था फाइट करने के अलावा, फाइट तो करना ही पड़ेगा। और तभी एरॉन बताने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा बट अभी मुझे फाइनली वो कहना पड़ेगा। और लिटरली वो वहाँ पे क्या कहता है कि आपको ना रॉक पेपर सीजर खेल के ना डिसीजन लेना चाहिए कि आखिरकार बिल किसके पास जाएगा। सोच रहे इतना पावरफुल मिस, मतलब कि टॉप 3 हो सकता है या फिर टॉप 1 भी हो सकता है हीरो के मामले में एक तरह से। मैं भी बोला मुझे कंफर्म नहीं पता। और वो रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कह रहा था। भाई सुनने में काफी फनी लग रहा था। और ये सुनने के बाद अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और एरॉन बताने लगता है कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इस मैटर को इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और बंदा देखने वाला भी था कि कोई कुछ गड़बड़ ना करे वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है काफी ज्यादा गड़बड़ कर दिया गया था उनके द्वारा। और अभी फाइनली दोनों का स्टोन पेपर सीजर गेम स्टार्ट होता है। दोनों उस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। बट फनी बात तो ये था कि जीनो ना गेम काफी आसानी से जीत जाता है और अपनी एल्फियो गेम हार जाती है। और हारने के बाद बंदे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, काफी ज्यादा रोने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें जीनो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो गया था और काफी एक्साइटेड था। वहाँ का सिचुएशन कुल मिला के बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और तभी विल एल्फेरिया के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी ग्रुप में चला जाऊं लेकिन उसके बाद भी मैं रहूंगा तो सिर्फ तुम्हारा ही ना। और जब भी तुम्हें जरूरत होगी या फिर मुझे जरूरत होगी तो मुझे पता है कि तुम मेरे पास आ जाओगी, अब मैं तुम्हारे पास चला जाऊंगा। इस टाइप से बंदा काफी ज्यादा कुल मिला के उसको डायलॉग मारता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी मन शांत करवाना है तो डायलॉग तो मारना ही पड़ेगा ना। लेकिन धोखा तो दे ही दिया बंदे ने
काफी गंदा, जीनो के साथ आखिरकार क्यों जा रहा है भाई इतनी सुंदर बंदी को छोड़ के? मैं होता तो मैं तो कभी भी नहीं जाता, मैं तो जीनो के साथ फाइट करने लगता। और अभी जो एल्फी के असिस्टेंट होते हैं वो उसको वहां से लेके चली जाती है और बेचारा अपना बंदा काफी ज्यादा वहाँ पे इमोशनल होता है उसके जाने के बाद। और अभी जीनो ना काफी एक्साइटेड होते हैं, अपने बिल के पास आने लगता है और कहता है कि भाई तूने सही किया कि तू मेरे पास आ गया। और विल बताने लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं तेरे पास नहीं आता तो वो तेरे साथ फिर से फाइट करती और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसको हल्का सा भी चोट लगे या फिर उसके साथ कुछ भी हो। तभी अपना विल कहने लगता है कि भाई तू मुझे प्रॉमिस करके अगली बार से तू एल्फी से कभी भी फाइट नहीं करेगा, और अगर तूने गलती से भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश की तो मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार विल ये क्या किसको रहा है, मतलब कि वो जीनो को सारी बातें कह रहा है। हाँ मुझे पता है कि विल काफी ज्यादा पावरफुल है अपने बॉन्ड और स्वॉर्ड के साथ, लेकिन आपको पता है ना कि भाई जीनो कोई कम बंदा नहीं था। अब मुझे पता है कि जब विल अपने फाइनल पोटेंशियल पे आ जाएगा तो उसके बाद जीनो जैसे बंदे को काफी आसानी से निपटा सकता है, लेकिन अभी तो शायद वो छू भी नहीं सकता जीनो को। मेरा ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। और उसकी बातें सुनने के बाद ना अपना जीनो भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि भाई यही वो रीजन है जिस कारण तू मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और अभी फाइनली जीनो को ना अपना ब्लेसिंग देता है, मतलब कि विल को जीनो अपना ब्लेसिंग देता है और इसी के साथ वो भी ना थंडरबोल्ट में आ जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि विल के साथ आखिरकार कौन कौन से बंदे होने वाले हैं। एक तो जीनो का असिस्टेंट जो कि बात कर रहा था जीनो के साथ कि आखिरकार आपने विल के लिए साइड क्यों नहीं लिया, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स वॉच कर रखे हो तो। लिहाना भी ना अपने विल के साथ होने वाली थी और ये काफी अच्छी फ्रेंड है विल की, आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और विल भी फाइनली अभी अपने गुट में आके रेडी हो चुका था। और मैं इतना आपको बता दूं कि अगला एपिसोड है काफी ज्यादा फनी होने वाला है। और अभी ना सभी स्टूडेंट का ना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे विल तो अभी भी जूलियस के साथ काफी ज्यादा मजे ले रहा था। और विल और जूलियस का रिश्ता तो आपको पता ही है किस तरीके का है। और सबसे कमाल की बात तो ये होता है कि वहाँ पे हमें मैक्सिमम सभी स्टूडेंट दिखाए जाते हैं और उन सभी का टावर के ऊपर ना आज पहली क्लास होने वाला था। और अभी सबसे पहले मैं एक एक करके ना सभी स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि टावर के ऊपर आए थे और सभी कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी में पता लगता है कि उनकी फर्स्ट क्लास ना क्लियर ले रही होती है। और अभी वो ना सभी स्टूडेंट को ना पास होने के लिए या फिर टावर के ऊपर आने के लिए ना कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगती है और बताते हैं कि आप सभी को फाइनली ब्लेसिंग मिल चुका है। और वो बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो आज एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास चलता है या फिर गाइडेंस क्लास चलता है, जहाँ पे मैं आपको टावर के बारे में काफी ज्यादा चीजें बताती हूँ। बट अभी आपको पता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप सभी को गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है और मुझे आप सभी को एक काफी कमाल का मिशन देना होगा। और वो बताने लगते हैं कि आपके ग्रुप में ना आप सभी को ना इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे कि उनकी बातों को या फिर उनके काम जिस तरीके से काम करता है या फिर किसी चीज को भी लेकर अगर आप सभी को कोई शक हो तो उसके बारे में आप सभी को पता लगाना है और साथ ही हमें बताना होगा। और ये सुनने के बाद सबसे पहले तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुझे पता है कि आप लोग भी काफी हैरान हो गए होंगे और सेम उसी तरीके से जूलियस भी काफी हैरान होता है और खड़े होते क्वेश्चन करने लगता है कि आखिरकार ये आप क्या करने के लिए हमें कह रही हो और आखिरकार ये किस टाइप का मिशन हुआ। कुल मिला के वहाँ पे सभी स्टूडेंट का डाउट तो यही होता है, बट अभी जूलियस ने पूछ लिया था। और तभी क्लियर बताने लगता है कि जो भी अटैक हुआ था टावर ना अभी तक उसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसके बारे में ना हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि हमें थोड़ी बहुत कुछ चीजें पता भी चली और ये सब कुछ करवाने के पीछे ना टावर के अंदर का कोई बंदा है जो कि उन सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर वो सभी चीजें करवा रहा है। और विल कहने लगता है कि इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारे बीच में कोई गद्दार है। और कॉलेट कहने लगते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहती हो। और तभी वहाँ पे सैरेड विन की एंट्री हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सारी चीजों के बारे में। और कुछ बंदे बात करने लगते हैं कि आखिरकार आप हो कौन। और सैरेड विन बताने लगते हैं कि मैं काफी कमाल की काफी अच्छी फिगर वाली तुम्हारी फेवरेट टीचर हूँ। हाँ मतलब कि लिटरली वो अपने आपको ब्यूटीफुल बोलती है और बाकी चीजें मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया क्योंकि हाँ वो मुझे लगती है काफी कमाल की। और वो अपना नाम सबसे पहले बताने लगते हैं और जूलियस कहने लगता है कि आपको ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मुद्दे पे आइए। और अभी सैरेड विन बताना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो टावर का गेट किसी ने खोलने की कोशिश की थी और सबसे बेकार बात तो यह है कि टावर के ऊपर ना कुछ हाई रैंक के इमेजेस है जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो टावर को ओपन कर सकते हैं। सभी बंदे उस टावर को ओपन नहीं कर सकते और अगर वो सभी एनिमेस एक तरह से टावर के अंदर घुस जाते ना तलवार को लेके, आपको पता है ना कि उन सभी मॉन्स्टर के पास उस टाइम पे एंटी मैजिक स्वॉर्ड था और उस स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक का तो बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। और अगर वो गलती से भी टावर के अंदर एंटर कर जाते तो उसके बाद काफी ज्यादा मेजेस के पत्ते कट हो सकते थे। लेकिन विल सही टाइम पे बीच में आ गया और उसने टर्मिनारिया के अटैक को रोक दिया। और वो बताने लगते हैं कि इसलिए हमें काफी ज्यादा शक होता है कि टावर के गेट को ना अंदर से खोलने की कोशिश की गई थी और इसके पीछे कोई ना कोई तो हाई रैंक का जादूगर है जिसके बारे में हमें अच्छी तरीके से नहीं पता। और तभी क्लियर अगेन कहने लगता है कि यही वो रीजन है जिस कारण हम तुम्हें ये मिशन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम सभी
मिलकर पता लगा सको कि आखिरकार वो गद्दार कौन है, और इसके जरिए तुम सभी की कैपेबिलिटी के बारे में भी पता चल पाएगा कि आखिरकार तुम किसी काम के हो या फिर नहीं हो। और अभी ये सारी बातें सुनकर कुछ बंदे तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और शियोन भी बात करने लगता है कि ये बात तो एकदम सच है, मतलब कि हमें पता करना चाहिए कि आखिरकार उस अटैक के पीछे कौन सा बंदा था। तभी सैरेडविन बताने लगता है कि जो भी अटैक हुआ था ना, उसके पीछे गोटिया ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, मतलब कि एक तरह से तुक्का मारने लगता है या फिर वो सीरियस थी। अभी इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। और सच बात तो यह कि उसके बारे में ना अभी ज्यादा लोगों को कुछ नहीं पता था। और इसके बाद सैरेडविन बताने लगता है कि ये 10 साल पहले की या फिर उससे भी ज्यादा पहले की बात हो सकती है, जब पहली बार गोटिया ऑर्गेनाइजेशन ने ना उनके ऊपर अटैक करने का कोशिश किया था। और वो पहला टाइम था जब मेज किलर तलवार की मदद से ना एक पहले माँ के वेंडर को मार दिया गया था, मतलब कि 5 सबसे मेन जादूगरों में से एक जादूगर का पत्ता कट कर दिया गया था। अभी वो ना ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग के बारे में भी बताने लगते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि इस दुनिया पे ना कब्जा करना चाहती है, अपना राज जमाना चाहती है एक तरह से। और अभी ये सारी बातें ना बंदे काफी गौर से सुन रहे थे, और खासकर विल के दिमाग में अभी इस टाइम पे कुछ ना कुछ तो चल रहा था। और अगेन वहाँ पे क्लियर कहने लगते हैं कि इसी कारण हमें अपनी दुनिया को बचाना है, और हमारे बीच में जो भी गद्दार है ना, उसको सबसे पहले ढूंढना होगा। बताने लगते हैं कि टावर के ना सभी जादूगर इसके सस्पेक्ट है, तो अभी तुम सभी को ना किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना। तो अभी आपको लग रहा होगा कि आखिरकार ये लोग इन सभी पे भरोसा क्यों करे, क्योंकि तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, अभी हाल फिलहाल में तो ऊपर आए, तो आखिरकार ये लोग गद्दार कैसे हो सकते हैं। सैरेडविन ने स्टार्टिंग में तो क्या दिया था ना कि वो बंदा टावर के अंदर था और हाई मेजेस था, और ये तो अभी स्टूडेंट ये नए मेजेस है, तो आखिरकार ये कैसे हो सकते हैं। तो इस कारण ये सारा काम ना इन इमेजेस को दिया गया था। अभी आपको समझ में आ गया होगा। और ये सीजन तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और सीजन 3 अगर आप लोगों को वॉच करना है तो आप लोग फिन एनिमे पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। वहाँ पे मैं सीजन 3 के मांगा को कवर कर रहा हूँ। एपिसोड 1 अभी तक अपलोड हो भी चुका होगा, तो जाके चेकआउट करना, काफी कमाल का लगेगा आपको सीजन 3। और सीजन 3 के एपिसोड 1 या फिर 2 में काफी कमाल की चीजें देखने को मिलने वाला है। वो चीज देख के आप लोगों को खुद भी भरोसा नहीं होगा, तो मजा तो बहुत आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और सीरीज आपको बताना कि कैसा लगा। और इसके ऊपर मैं मुझे टेंशन और इस तरीके से और भी 2-3 एनिमे को कवर करने वाला, तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।